हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और मैं तो हमेशा मस्ती रहता हूं। वेलकम टू एपिसोड नंबर 4, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स रिवीजन कम अमेंडमेंट लेक्चर फॉर May 21 एंड November 21 अटेम्प्ट, हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन। इंग्लिश वाला लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है, तो वो पहले रिकॉर्ड किया, अपलोड दोनों साथ में करता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड एक एक करके, कभी हिंदी पहले कभी इंग्लिश पहले। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको बिल्कुल रिस्क नहीं मांगता। ओके, तो एज पर दैट एक्सपीरियंस विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, बस उसको बंद किया और इसको चालू किया इमीडिएटली। तो उससे पता चला दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिनिश्ड इन द लास्ट लेक्चर अप टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो हमारा मैट एएमटी वॉल्यूम 1 16 चैप्टर टेक्स्ट बुक का हो गया। हमारे टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में हम लोग आगे जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 विच इज द कमेंसमेंट ऑफ वॉल्यूम 2, वो हम लोग आज करेंगे। सोचा ये था कि ये 17, 18, 19, 20, 21, ये तो पहली बात तो 5 चैप्टर है ही नहीं, सबको मालूम है एक ही चैप्टर है। आईटी अथॉरिटीज, सर्च एंड सीजर, असेसमेंट, अपील्स, रिवीजन। ये 5 नहीं है, एक ही, हमको सबको मालूम है 5 नहीं है, एक ही। आईटी अथॉरिटी, सर्च एंड सीजर, असेसमेंट, अपील्स, रिवीजन, ये 5 चैप्टर करके सोचा था। सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग, टनेज टैक्स स्कीम, ये छोटे छोटे चैप्टर भी कर लेंगे, मगर वो लेक्चर 1 घंटा 8 मिनट हो गया है एंड एज पर पॉलिसी ये रिवीजन कम अमेंडमेंट के लेक्चर को इसी ड्यूरेशन का रखना है। तो 1 घंटे से थोड़ा ऊपर जो चैप्टर चल रहा होगा उसको खत्म कर लेंगे, तो इसलिए फिर स्टॉप कर दिया। मतलब ये लेक्चर के अंदर भी आई एम मेंटेनिंग दिस कंसिस्टेंसी दैट ऑल दी एपिसोड्स हिंदी इंग्लिश मिक्स एंड इंग्लिश का जो कंटेंट है वो सेम। सो यू हैव टू वॉच, आपको जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज लगता है। हाँ, आपको मेरे व्यूज बढ़ाने तो आप दोनों भी देख सकते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गो अहेड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 17 दैट इज इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स, ऑल्सो द कमेंसमेंट ऑफ वॉल्यूम 2। एंड ये जो 17, 18, 19, 20, 21 5 चैप्टर दोनों ये पांचों एक से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स अथॉरिटीज। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन अथॉरिटीज है और उनके क्या क्या पावर्स है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एज वी आर अवेयर दैट पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया, उसका डे टू डे कंप्लायंस का ध्यान रखने का काम पार्लियामेंट का नहीं है। पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, उसके लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया। तो इस डिपार्टमेंट में कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, वो सब, एंड उनका क्या क्या पावर है, दैट इज कवर्ड इन दिस चैप्टर। ये हायरार्की कवर्ड है इन दिस चैप्टर। वैसे एग्जाम के लिए ये हायरार्की इतना रेलेवेंट नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस हायरार्की की नॉलेज आपको जरूरी है समझनी। आगे वाले चैप्टर्स में कहीं आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने आपको दुखी किया है तो आप एओ के पास नहीं जा सकते हो, आप सीआईटी अपील्स के पास भी नहीं जा सकते, सेम लेवल के ऊपर आता है। यू हैव टू गो टू 1 लेवल अप। तो आपको जिसने भी दुखी किया उसके 1 लेवल अप। कमिश्नर कैन चेंज वर्क ऑफ द एओ बट ही कैन नॉट चेंज वर्क ऑफ सीसीआईटी, क्योंकि वो ऊपर आता है। तो ऊपर कौन आता है, नीचे कौन आता है, वो मालूम होना चाहिए। तो कौन किससे सुपीरियर है, उससे हमको बहुत सारी चीजें, हायरार्की यहां पे काम आती है। अदरवाइज एग्जाम पर्पस हायरार्की में नॉट बी relevant, but yes, this chapter will help you to understand your other upcoming chapters. So we will first talk about income tax authorities, यानी कि डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है। फर्स्ट, CBDT, the papa, the daddy, the achan, the abba, the father, the pops of income tax department। क्योंकि ये पूरा डिपार्टमेंट टॉप से बॉटम, सबसे सीनियर सीसीआईटी से लगाकर सबसे जूनियर चिंदी चोर इंस्पेक्टर, टॉप टू बॉटम सब कोई उसके कंट्रोल के अंदर है। एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम विल बी। इसके लिए तो पप्पा बोलता था, पप्पा का कंट्रोल रहता है। एक बार पप्पा ने बोला ना, देन यू हैव टू डू इट। अभी बोलना मैं नहीं सर, हमारे जनरेशन में तो उल्टा होता है। हाँ, लेकिन आप अभी का जनरेशन है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, एंड इन 1961 का जनरेशन, अबे मैं 80s वाला है, मेरे जनरेशन में भी एक बार पप्पा ने बोल दिया ना तो अपने को सुनना पड़ेगा। उसके बाद में वी डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट। था हिम्मत तुम्हारे में, मतलब तुम्हारे में तो होएगा, हमारे में तो नहीं था। तो CBDT is the father of income tax department because it will control the entire department. What is the hierarchy? सबसे senior DGIT, CCIT, CCIT, DGIT. We all know director side specific काम करता है and commissioner side general काम करता है. At least that we are aware of. Senior most IT authorities CCIT, DGIT. Second level director, commissioner, and यहाँ पे we have a very special guy, CIT appeals. Director will do specific work, commissioner will do general work. CIT appeals will only do one work, appeal work. ये स्पेशल जज है, इसको खाली जजमेंट देने के लिए बनाया है। एंड व्हाई इज ही स्पेशल? इस पूरे हायरार्की में इफ देयर इज वन पर्सन हु हैज द राइट टू टेक फेवर ऑफ द असेसी, तो वो ये CIT अपील्स है। किसी और के पास टॉप टू बॉटम असेसी का फेवर लेने का पावर नहीं है, ओनली CIT अपील्स हैज द पावर। सो सीनियर मोस्ट CCIT, DGIT, सेकेंड लेवल पे CIT, DIT, एंड ऑल्सो वेरी स्पेशल गाय। ही इज एट द सेम लेवल एज CIT, जूनियर टू CCIT, बट द thing that makes him special is that he can take favor of assessee। इसके बाद आते हैं हमारे AO, 5 लेवल असेसिंग ऑफिसर का, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट ITO, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट ITO,
5 लेवल, दैट मींस सीनियर मोस्ट आईटी अथॉरिटी ये है, मगर सीनियर मोस्ट असेसिंग ऑफिसर ये वैसे एडिशनल ना डबल रोल करता है, डबल रोल। जब सीआईटी एब्सेंट होता है तो उसका काम भी करता है और कभी कभी जूनियर के बिहाफ पे भी असेसमेंट करता है। वेरी रेयरली, जनरली असेसमेंट ये 4 ही करते हैं, ज्वाइंट डेप्यूटी असिस्टेंट आईटीओ, मगर कभी कभी आता है, तो इसलिए एओ की डेफिनेशन में भी वो आता है। वो जैक है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। दैट मींस टॉप 2 विल बी सीसीआईटी, डीजीआईटी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल सीआईटी डीआईटी अलॉन्ग विद स्पेशल गाइड सीआईटी अपील्स, और फिर आते हैं हमारे 5 असेसिंग ऑफिसर, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट आईटीओ, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट आईटीओ। इसके बाद टैक्स रिकवरी ऑफिसर, वसूली भाई, कलेक्शन, वसूली भाई जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलने का, वसूली भाई, टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टीआरओ एंड इंस्पेक्टर, दीज आर द जूनियर अथॉरिटीज। ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हायरार्की। इसमें ये होते हैं हमारे असेसिंग ऑफिसर जो डे टू डे काम करते हैं, और ये वो 2 उनसे सीनियर सीसीआईटी एंड सीआईटी। इन दिस वी ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ एओ, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट आईटीओ। कैसे अपॉइंटमेंट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अप टू ज्वाइंट तक की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये यूपीएससी करके एक एग्जाम आती है, ज्यादा फेमसली नोन एज आईएएस एग्जाम, एंड फुल कोर्स के लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। इट्स माय ड्रीम टू सी एनी वन ऑफ माय स्टूडेंट क्लियरिंग यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि ये मेरा खुद का ड्रीम अधूरा रह गया था इसके लिए। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सीबीडीटी, सीसीआईटी एंड सीआईटी। इन लोगों के पास पावर है नीचे वाले ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का। सीबीडीटी को हमने बोला पप्पा पप्पा पप्पा, ऐसे किसी को पप्पा का पोस्ट नहीं मिलता, पप्पा इज कॉल्ड पप्पा बिकॉज सीबीडीटी शेयर कंट्रोल ऑल द आईटी अथॉरिटीज विद इन द, ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड्स नहीं हो सकता, विद इन द ओवरऑल framework of the law. Within the framework, CBDT can control the entire income tax department from top to bottom. Then we come to a very, very important section, 119, both from exam purposes and for your practical life purposes. हम बार बार जो पप्पा पप्पा बोल रहे हैं ना, एक बात याद रखना कि सीबीडीटी बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता होगा, नो डाउट अबाउट, whichever religion you belong to. जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता होगा, मैं कभी उसको डिनाई नहीं करता हूं। मगर इनकम टैक्स में सीबीडीटी, इनकम टैक्स में कभी भी आप दुखी है, आपके लाइफ में मजा नहीं है, आपको कुछ भी अफसोस हो रहा है, या आपको अपनी तकलीफ किसी के साथ में शेयर करनी है, वो अपनी तकलीफ श्वेता के साथ में शेयर मत कर देना, आजकल आपको पता है ना, सबको बताती है वो। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी तकलीफ है, देन यू गो टू सीबीडीटी। सेक्शन 119 हैज गिवन पावर्स ऑफ सीबीडीटी, और अब पता चलेगा पप्पा को पप्पा क्यों बोलते। पहले इन्होंने बोला 2 पावर नॉट अलाउड, अब देखिए नॉट अलाउड वाले पावर से तो पता नहीं चलेगा, जब अलाउड पे जाएंगे तो पता चलेगा। और देख लेते हैं व्हाट आर द 2 पावर्स नॉट अलाउड। डिस्पोजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर, सुन रहे असेसिंग ऑफिसर, ये केस को मैं बोलता हूं वैसा खत्म कर, ऐसा थोड़ी अल्ट्रा वायर्स काम करने का नहीं बोल सकता है। द सीबीडीटी कैन नॉट टेल द एओ टू डिस्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड इंटरफियरिंग विद द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ सीआईटी अपील्स। देखो ऊपर बोला ना स्पेशल है, क्यों? क्योंकि उसको जज बनाया तो एसएससी का फेवर भी ले सकता है, और अगर एसएससी का फेवर लिया तो सीबीडीटी नहीं बोल सकता ये मैं तेरा बाप बोल रहा है तो तू उसका फेवर मत ले, अरे मेरे को बनाया किस लिए फिर। सो सीआईटी कैन टेक फेवर ऑफ द एसएससी, उसके साथ सीबीडीटी इंटरफियर नहीं कर सकता। लिसन, बट ही स्टिल अ पार्ट ऑफ द हायरार्की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कंट्रोल ऑफ सीबीडीटी फॉर हिज ऑफिस आवर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्किंग पैटर्न, बाकी सबके लिए। जूनियर टू सीसीआईटी सेम लेवल एज सीआईटी, खाली उसके अपील के काम के साथ इंटरफियर नहीं कर सकते। सो द 2 पावर्स दैट द सीबीडीटी डज नॉट हैव, इंटरफियर विद द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ सीआईटी अपील्स एंड डिस्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर। बट व्हाई डू वी कॉल इट सीबीडीटी को इतना पावरफुल, व्हाई डू वी कॉल इट द पप्पा, द डैडी, द अच्चन, द अब्बा, द पॉप्स? बिकॉज सीबीडीटी कैन रिलैक्स फाइलिंग ऑफ आरओआई, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रेक्टिफिकेशन, इंटरेस्ट, पेनल्टी। कभी भी आपकी लाइफ में दुख है, पप्पा को जाके बोलने का। देखो जिसके पास भी पप्पा है ना, उसकी लाइफ में कोई दुख होता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा दुख पप्पा एब्सॉर्ब कर लेते हैं। पप्पा को बोला सर मेरे को ये तकलीफ हुई, मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, सर मेरे को ये तकलीफ हुई, मैं अपना नोटिस का जवाब नहीं दे पाया, सर इस तकलीफ की वजह से मेरे पे इंटरेस्ट लग रहा है, सर प्लीज मत लगाओ। जैसे पप्पा को बोलते पप्पा अपना हर काम करते हैं, वैसे इनकम टैक्स में देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज सीबीडीटी। एंड इसीलिए तो बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता होगा। इन इनकम टैक्स इट इज गोइंग टू बी सीबीडीटी। एंड सीबीडीटी को पप्पा बोलने का एक और रीजन है, एक बार सीबीडीटी ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया, देन उसके आईटी अथॉरिटीज कुछ नहीं कर सकते, दे हैव टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। एक बार आपने बोला ना तो बच्चे को सुनना पड़ेगा। आपकी जनरेशन की बात नहीं कर रहे, इस जनरेशन में तो सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट, सीबीडीटी कैन एडमिट एनी बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड, रिबेट, रिलीफ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। रिफंड मांगने का एक टाइम लिमिट होता है, रिटर्न फाइल करने का एक टाइम लिमिट होता है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ता है, नहीं तो लॉस चला जाता है। ये सब अगर आपने मिस किया तो प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना। इफ यू वांट टू डू दैट ओनली इन फ्रंट ऑफ
CBDT has the power to admit belated claim of refund, rebate, relief, carry forward of loss. Lastly, CBDT has the power to relax the provisions of chapter 4 and chapter 6 है. chapter 4 में आते हैं आपके heads of income and chapter 6 है तो बच्चे को पता है वो डिडक्शन. अगर उसमें कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए तो सीबीडीटी वो भी कर सकता है. और एक बार वापस बोलता हूं, सीबीडीटी ने किया देन द आईटी अथॉरिटीज हैव टू कंप्लाई. एक बार बाप ने बोला ना तो बच्चे को करना पड़ेगा. सो सीबीडीटी कैन नॉट इंटरफेयर विद डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ सीआईटी अपील्स एंड डिस्पोज ऑफ पर्टिकुलर केस इन पर्टिकुलर मैनर, बट सीबीडीटी हैज द थ्री पावर्स. विच थ्री पावर्स? रिलैक्स प्रोविजंस ऑफ असेसमेंट, appeals, assessment, reassessment, interest, penalty, return filing, admit belated claim of refund, rebate, relief, carry forward of loss, and relax provisions of chapter 4 and chapter 6A. CBDT कब से बोल रहा हूं? Binding on all IT authorities, not binding on assessee. क्लास में आपको समझाया जाता है. Assessee can challenge CBDT circular by way of filing writ petition to High Court under Article 226 of Constitution of इंडिया. सो सीबीडीटी के सर्कुलर्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है, असेसी पे नहीं. एंड ऑब्वियसली अगर रिट पिटीशन हाई कोर्ट पे जा रहा है तो ये सब जगह पे तो ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं होगा. यहां आपको लॉजिक समझना है तो इतना समझ लो, सीबीडीटी ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देखो इसका बाप है तो इसको कंट्रोल करेगा. तो पूरी दुनिया का बाप नहीं है, असेसी का बाप नहीं है, इन सब का बाप नहीं है. तो इन लोगों के ऊपर सीबीडीटी सर्कुलर कैन नॉट बी बाइंडिंग, असेसी के ऊपर कैन नॉट बी बाइंडिंग, ओनली ऑन आईटी अथॉरिटीज इट इज गोइंग टू बी बाइंडिंग. सो आईटी अथॉरिटीज कैन नॉट चैलेंज द सीबीडीटी सर्कुलर. अगर कोई भी सर्कुलर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या अगेंस्ट प्लेन लैंग्वेज ऑफ द लॉ आया देन इट इज गोइंग टू बी इनवैलिड. लेकिन सुनिए, वो अगर असेसी के फेवर में हुआ तो कोई उसको प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकता है. सो असेसी के फेवर में अगर सीबीडीटी ने बकवास भी किया ना, मुंह से मतलब उल्टे की जगह कुछ भी घटिया मुंह से निकाला ना, असेसी के फेवर में कुछ भी निकाला, इट इज गोइंग टू बी वैलिड. अगर डिपार्टमेंट के फेवर में गया अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और प्लेन लैंग्वेज ऑफ लॉ तो असेसी रिट पिटीशन करवा के उसको वॉइड करवा सकता है. एंड अभी एक नया सेक्शन है 119 है, एग्जाम के लिए नहीं लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग एक टैक्स पेयर चार्टर, चार्टर मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो टैक्स पेयर को एंड एओ को दोनों को फॉलो करना रहेगा, जिससे हमारे असेसमेंट के काम थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे. सो वी विल रिलीज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स लॉ. ज्यूरिसडिक्शन के जो सेक्शन है 120, 124, 127 में तो क्लास में ना वो भी फुल कोर्स में बोलता है मत करो भाई, इग्नोर इट लाइक मोदी इग्नोर्स केजरीवाल, करने का नहीं, रिलैक्स करो. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 129, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड. जब भी एक ऑफिसर चेंज होता है उसकी जगह पे दूसरी ऑफिसर आता है तो तीन बातें याद रखना. मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्लास में 4 घंटा लगता है, 15 मिनट में रिवीजन करवा रहा हूं. तो तीन बातें याद रखना. न्यू ऑफिसर विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर ओल्ड ऑफिसर, वो वापस से चालू नहीं करेगा, उसका काम कंटिन्यू करेगा. लेकिन अगर एसएससी को मांगता है, अगर एसएससी को चाहिए तो यू कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड. सर मैंने उसको थोड़ा सा मेरा केस समझाया था, आप भी समझ लो, लेकिन ओनली इफ द एसएससी हैज रिक्वेस्टेड. सुओ मोटो अपने आप से देना अलाउड नहीं है. तीन बातें, न्यू ऑफिसर विल कंटिन्यू द वर्क, एसएससी कैन टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड, एसएससी ने मांगा तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा. एंड लास्टली सेक्शन 131 इज टॉकिंग अबाउट पावर्स ऑफ आईटी अथॉरिटी, सेम पावर्स एज सिविल कोड. कौन सा सेम पावर्स है? सिविल कोड. सिविल कोड वाला पावर मतलब डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, इशूइंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कस्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रिटेनिंग इन कस्टडी योर बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब सुनिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकता है, आपको नहीं रख सकता, अरेस्ट करने का पावर नहीं. एसेट को नहीं रख सकता है, एसेट का चाहिए सीजर करना पड़ेगा. 132 अगला चैप्टर, सर्च एंड सीजर. यहां पे खाली बुक्स रख सकता है, वो भी कितना टाइम रख सकता है? मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज. और उसमें भी अगर एक्सटेंशन चाहिए तो prior approval of CIT and reasons to be recorded in writing. These are the powers of IT authorities, and that was your first chapter, IT authorities and their powers, also including all important section 119, that is powers of CBDT. Let's go ahead. Next chapter that we have, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा. फर्स्ट पार्ट इज सर्च एंड सीजर, सेकेंड पार्ट इज सर्वे. सर्च एंड सीजर जनरली इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, एंड सर्वे इज जनरली फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. सर्च इज इन्वेस्टिगेशन, सर्वे इज इंफॉर्मेशन. नेम से भी समझ में आ जाता है. इनफैक्ट चैप्टर को स्पेसिफिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. 132 में सर्च एंड सीजर दिया है, जब ये खत्म हो जाएगा तो 133 में हम लोग सर्वे करेंगे. लेकिन दोनों में सिमिलरिटी बहुत है. वो लोग आपके यहाँ पे आते हैं, चेकिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, इतना सिमिलर है कि अपने इलिटरेट अनएडुकेटेड रिलेटिव्स को लगता है रेड गिरा रेड गिरा रेड गिरा. देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेड. रेड बोलेगा तो मैं आपको सीए छुड़वा देगा, बोलेगा यू आर नॉट फिट फॉर द एग्जाम. वैसे भी सर्क्यूलर आ गया, या तो कुछ भी उल्टा सीधा कांड करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. कुछ भी नहीं बोलने का, सोशल मीडिया पे भी नहीं. मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, हाँ अभी धरने पे मत चले जाना, काम धंधे पे ध्यान दो. तुमको खाली मौका चाहिए, धरना करो, धरना करो. कान के नीचे धरेगा, अभी धरना करेगा तो फोकस प्लीज, फोकस.
रेड बोलेगा तो सीए छुड़वा दूंगा. सर्च एंड सीजर इज वन कॉन्सेप्ट एंड सर्वे इज अनदर कॉन्सेप्ट. तो लेट्स लर्न दैट कॉन्सेप्ट वन बाय वन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 132 सर्च. व्हेन कैन अ सर्च बी कंडक्टेड? देखो ये रिवीजन लेक्चर है, क्लास के अंदर जो पढ़ाया उसको रिवाइज करा रहा हूं. हर चीज के लिए पीडीएफ नहीं यूज किया जाएगा. वैसे भी क्लास में तो हम टच भी नहीं करते पीडीएफ को. मैं वेरी क्विकली आई विल रिकलेक्ट यू, आई विल मेक यू रिकलेक्ट. 3 सिचुएशन में सर्च हो सकता है. नोटिस ऑफ 142(1) या समन्स ऑफ 131 एंड यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, या यू विल नॉट रिस्पॉन्ड. ये दोनों केस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में कवर हो जाएंगे. दे आर नॉन कोऑपरेशन, सो बेटर ऑप्शन बेस्ट जजमेंट. कैन ही कंडक्ट सर्च? यस. विल ही कंडक्ट सर्च? नो, बिकॉज ही हैज अ बेटर ऑप्शन बेस्ट जजमेंट. तो रियल लाइफ में एक्चुअली सर्च कंडक्ट कब होगा? व्हेनेवर योर AO हैज इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन दैट assessee हैज गॉट अनडिस्क्लोज्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, देन ही विल कंडक्ट सर्च. सो वैसे 3 में हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली 1 में ही होता है. व्हाट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन? नॉट डिफाइंड. बट व्हाट इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अजीत जैन. सीबीआई दैट इज किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से मिला हुआ इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है. सर्च ऐसे ही नहीं हो सकता, उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए. द सीनियर, अब यहां पे हायरार्की काम आती है. CCIT CIT कैन ऑथराइज द AO. AO कौन? एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट ITO. CCIT CIT कैन ऑथराइज द AO and additional and joint if empowered by CBDT can pass on their authorization to their juniors, deputy assistant and ITO. And lastly, can assessee get copy of reasons? No. What is the only remedy? Writ petition to High Court. अगर केस हार गया तो काय का कॉपी ऑफ रीजन, जीत गया तो भी नो कॉपी ऑफ रीजन. ओनली रेमेडी इज रिट पिटिशन. कॉपी ऑफ रीजन तो हम लोग CIT अपील्स और ITET को भी नहीं देंगे. तो रिट पिटिशन कर हम लोग हाई कोर्ट को कॉपी ऑफ रीजंस देंगे. So what have we studied in search so far? 3 circumstances where search can be conducted. 131, 142, 1 have not responded, will not respond. ये दोनों केस में बेस्ट जजमेंट होता है, इग्नोर करो. एक्चुअल में सर्च कब होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट अनडिस्क्लोज्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग. व्हाट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन? नॉट डिफाइंड. बट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इंफॉर्मेशन नॉट allowed. Who can authorize search? CCIT CIT. To whom? Additional joint deputy assistant ITO. And additional and joint if empowered by CBDT can authorize that search further to the deputy assistant ITO. Can assessee get copy of reasons? No. What is the only remedy? Writ petition. अगर search valid है तो no copy, invalid है तो भी no copy to ITET also, to CIT appeals also. अरे 1.25x नहीं है, 1x ही है, लेकिन इनहेरेंट स्पीड है, रिवीजन लेक्चर है, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होएगा? ओके. एंड नाउ वी कम टू पावर्स ऑफ IT अथॉरिटीज. क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है? सब कर सकता है. ही कैन एंटर, ही कैन दरवाजे की चाबी दे, नहीं तो ताला तोड़ दिया जाएगा. दया दरवाजा तोड़ दो. ओके. दे आर अलाउड टू ऑब्वियसली सर्च एनी पर्सन जो अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, पहले से अंदर है. दे विल सर्च. दे विल टेक पोजेशन और कंट्रोल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट. प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. दे कैन सीज, अपने साथ लेके जा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. दे कैन चेक योर मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग. एसेट भी सीज कर सकते हैं, मगर यहां से शुरू होता है पावर्स नॉट अवेलेबल. दे कैनॉट सीज योर स्टॉक इन ट्रेड, दे कैनॉट सील योर बिजनेस प्रीमाइसेस एंड दे कैनॉट अरेस्ट यू. याद रखना, सर्च में खाली 3 चीज नहीं कर सकता है. सीजर ऑफ स्टॉक मींस अदर देन दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन भी हो सकता है, सीज भी हो सकता है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्टॉक रजिस्टर. डॉक्यूमेंट्स कैन बी एग्जामिन्ड, कैन बी सीज. एसेट्स कैन बी एग्जामिन्ड, एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्टॉक. एसेट्स कैन बी सीज्ड, एवरीथिंग. खाली सीजर में स्टॉक अलाउड नहीं है, सीलिंग ऑफ बिजनेस प्रीमाइस अलाउड नहीं है, एंड अरेस्टिंग द असेसी अलाउड नहीं है. ये 3 को छोड़ के वो लोग सर्च के केस में जो मर्जी में आएगा वो कर सकता है. दे कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दीज 3 पावर्स विच आर नॉट अवेलेबल टू देम. एंड देन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है. अगर आपका एसेट बल्कि या पेरिशेबल है तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे देगा. एसेट फिजिकली आपके साथ रहेगा, बट यू हैव टू इमेजिन दैट एसेट इज नॉट विथ यू, दैट्स योर कंस्ट्रक्टिव और डीम्ड सीजर. सर्च के केस में आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एसेट्स मिले उसके ऊपर कुछ प्रिजम्पशंस ड्रॉ करेंगे. What presumptions are we going to draw? They belong to you. The contents are true. If there is any sign, handwriting or attestation, then that has been done by the same person of whom it appears. Small concept called requisition. जब वो सर्च करने आ रहा है, पहले से पता चल गया कि किसी और ने ऑलरेडी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सीजर कर लिया, then officer under income tax will request officer under other law enforcement. Bro, तेरा काम हो जाएगा तो हमको देने का, समझा? Officer under income tax will request the other officer under other law enforcement. लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट हमने क्लास में पढ़ा है, समता कंस्ट्रक्शन कंपनी. अगर वो अदर ऑफिसर ने जबरदस्ती लिया ना, देन ओनली यू कैन डू द सीजर. ओनली इफ इट वाज टेकन जबरदस्ती, वॉलंटरली फर्निश हुआ है तो नहीं. अब देखिए, सर्च में वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और एसेट लेके चलेंगे तो क्या करेंगे? रोज सुबह उठ के उसका घंटी अगरबत्ती नहीं करेगा. व्हाट विल ही डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या काम आएगा? एग्जामिन करेगा क्या क्या तेरा कंसील्ड इनकम है, उसको आइडेंटिफाई करेगा. इट विल हेल्प इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स, इंटरेस्ट एंड अ वेरी वेरी पॉसिबल केस ऑफ
पेनल्टी एंड वन ऑर्डर विल बी पास, ऑर्डर अंडर सेक्शन 153A, और ये ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर, देखिए 131 में इट वाज 15 वर्किंग डेज, बट यहां पे इट इज 30 टोटल डेज, इस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न, लाइक इन 131 here also he can get extension provided prior approval of CCIT CIT and reasons have been recorded in writing. Subject to these two conditions they can extend beyond 30 days. Assessee can protest but CBDT will decide. This is the utilization of books of accounts and document. Asset का क्या करेगा? Asset वसूली के काम आएगा. So if you explain your source of asset within a time limit, then they will return it. But अगर आप उसका explanation नहीं दे पाते हो, तो फिर वो asset वो लोग auction करेगा, और auction करके क्या करेगा? आपकी कोई past liability है तो वसूल करेगा, कोई नया liability because of this 153A order आया तो वसूल करेगा, सेटलमेंट कमीशन ने आपकी कोई लायबिलिटी डिसाइड की तो वसूल करेगा, गवर्नमेंट ड्यूज अंडर अदर लॉ है तो वसूल करेगा. ये बैलेंस कभी बचने वाला नहीं जिंदगी में, लेकिन अगर हुआ तो रिफंड कर देगा टू दी असेसी. ये सर्च करने के लिए वी कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, मतलब फर्म से पूछ सकते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, एचयूएफ से नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर, हम इन सब से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ देम इज पेंडिंग, ओनली इफ देयर इज पेंडिंग प्रोसीडिंग. लेकिन अगर हमको बायलैटरल रिलीफ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो, या फिर अगर हम सीसीआईटी डीआईटी जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर इंफॉर्मेशन मांग रहे तो इवन आफ्टर द प्रोसीडिंग इज कंप्लीटेड इट कैन बी डिमांडेड फ्रॉम द असेसी. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सर्च एंड सीजर. सर्वे मोर इन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. सर्वे के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सर्वे कहां पर कंडक्ट किया जा सकता है. सर्वे विद इन द लिमिटेड एरिया ऑफ माई जुरिडिक्शन. हर ऑफिसर को एक जुरिडिक्शन होता है, अपने एरिया में जा, और अपने एरिया के बाहर भी जा, लेकिन अपने असेसी का क्या, एक असेसी का दो ऑफिस हो सकता है, एक मेरे जुरिस्डिक्शन में एक बाहर है, तो मेरे असेसी के बाहर वाली ऑफिस पे भी मैं जा सकता हूं. एनी प्लेस इन माय जुरिस्डिक्शन एंड आउटसाइड माय जुरिस्डिक्शन अगर वो मेरे असेसी का है, लेकिन क्या, एट अ प्लेस वेयर बिजनेस प्रोफेशन और चैरिटेबल एक्टिविटी इज बीइंग कंडक्टेड. बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी, खाली तीन मतलब सर्च हो सकता था एनी प्लेस, ये रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस पे एटलीस्ट टिल नाउ नहीं, यहां पे नीचे कुछ और आने वाला है, हम लोग उसकी बात करेंगे, अभी तक नहीं हो सकता. टिल नाउ सर्वे कैन बी कंडक्टेड ओनली टू प्लेसेस. व्हाट आर द टू प्लेसेस वेयर सर्वे कैन बी कंडक्टेड? अपने एरिया में कोई भी जगह, अपने एरिया के बाहर अपने असेसी का जगह, अगर बिजनेस या चैरिटेबल एक्टिविटी वहां पर कंडक्ट हो रही है तो. स्मॉल अमेंडमेंट, अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, एक स्पेशल अथॉरिटी रहेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन मिली है तो सर्वे करेगा जॉइंट कमिश्नर. उससे जूनियर नहीं आ सकता, जूनियर आएगा तो उसका अप्रूवल लेके आएगा. दैट मीन जेसीआईटी या हायर के पास अथॉरिटी है, जूनियर हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ जेसीआईटी. एंड इन अदर केस सर्वे कैन बी कंडक्टेड सीधा कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे से अगर कोई आएगा तो कमिश्नर का परमिशन. तो देखिए हम अब सर्वे कर रहे हैं, अभी तक तो दो ही जगह पे कर रहे हैं, वो सर्वे करेगा कौन? अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मिला है तो ज्वाइंट कमिश्नर या हायर अथॉरिटी. जूनियर को आना है तो ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेके, और कोई और केस में कमिश्नर या उसके ऊपर तो खाली सीसीआईटी होता है, जूनियर को आना है तो कमिश्नर का अप्रूवल लेके आना पड़ेगा. और कहां पे आ सकता है? एनी प्लेस इन माय एरिया, एनी प्लेस आउटसाइड माय एरिया ऑफ माय असेसी विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन और चैरिटेबल एक्टिविटी इज बीइंग कंडक्टेड. मित्रों समझ में आता है? अब आगे देखिए, प्लेस में एडिशन होएगा लेकिन सर्वे में पावर्स क्या है? इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट. दिख रहा है कितना सिमिलर, सर्च में भी है सर्वे में भी है. प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क सर्च में भी है सर्वे में. सीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाली पीरियड अलग है, दिस इज 15 वर्किंग डेज. तो 131 में 15 वर्किंग डेज था, 132 में 30 टोटल डेज फ्रॉम ऑर्डर अंडर 153A, एंड यहां पे वापस 15 वर्किंग डेज. अगेन यू वांट एक्सटेंशन, सेम टू कंडीशंस यू फुलफिल, तो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा. यू कैन चेक योर, दे कैन चेक योर एसेट्स, मतलब सुनिए, एग्जामिन एवरीथिंग, सेम इन सर्च एंड सीजर. टेक अवे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेम इन सर्च एंड सीजर. बट दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस सर्च फ्रॉम सर्वे, सर्च एंड सीजर बोल रहा हूं, सेम इन सर्च एंड सर्वे. दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस सर्च फ्रॉम सर्वे. सर्वे के अंदर एसेट सीज करना अलाउड नहीं है. दैट मीन्स देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन एवरीथिंग, सीज एवरीथिंग, सर्च सर्वे सेम. डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन एवरीथिंग, सीज एवरीथिंग, सर्च सर्वे सेम. एसेट्स एग्जामिन एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्टॉक रजिस्टर, इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड फिजिकल, एग्जामिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्च एंड सर्वे. सीज करना है तो सर्च में लेके जा सकते हो एक्सेप्ट स्टॉक, सर्वे में एसेट लेके जाना अलाउड नहीं है. दिस इज द रियल लाइफ डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड सर्वे. बट अवर इलिटरेट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, एवरीथिंग फॉर देम रेड गिरा, गिरता किधर से, कौन से फ्लोर से, वो तो पता नहीं. ओके, नाउ सर्वे के लिए नाउ दे आर सेइंग, अब तक तो हमने बोला था कि बिजनेस प्रोफेशन चैरिटेबल एक्टिविटी, लेकिन तुम बोलते हैं सर
मेरा ऑफिस छोटा है घर बड़ा है, होता है ना किसी किसी का, ऑफिस छोटा घर बड़ा, सर तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स घर पे रखता हूं, तो फिर हम वहां पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, ये शक्ल देखने को थोड़ी आया, कितना भी हैंडसम होगा ना मेरे जितना, शक्ल देखने को नहीं आया, बुक्स ऑफ अकाउंट देखने को आया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर घर पे पड़ा है तो घर पे भी जाएगा, मतलब टिल नाउ वी वर सेइंग अपने एरिया में बिजनेस प्लेस या चैरिटेबल प्लेस, अपने एरिया के बाहर अगर अपने एसएससी का बिजनेस या चैरिटेबल प्लेस, लेकिन अगर इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स किधर और रखी है तो हम वहां पे भी जा सकता है। There is a restriction on entry. Survey can be conducted during the hours it is kept open. मतलब वर्किंग आवर्स में, जब आपकी ऑफिस या आपके चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑफिस खुली है, वर्किंग आवर्स में दे कैन कम। एंड अदर प्लेस, सर अदर प्लेस जा सकता है, अभी अभी तो बोला रेसिडेंशियल हाउस जा सकता है बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, मतलब बिजनेस या चैरिटेबल प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, एंड रेसिडेंशियल हाउस अगर गया तो बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, बट द रेस्ट्रिक्शन इज ओनली ऑन एंट्री। एक बार वो घुस गया टाइम पे, फिर आप उसको जाने को नहीं बोल सकते, उसका काम खत्म होएगा, उसके बाद नहीं वो जाएगा। सम इयर्स अगो दिस पॉइंट वाज एडेड। अब तक हमने देख लिया कहां कहां सर्वे हो सकता है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है, सेरेमनी इवेंट है, हम चालू फंक्शन में आ जाएगा देखने के लिए क्या क्या खर्चा किया, डेकोरेशन कितना है, गेस्ट कितना है, वी कैन कंडक्ट अ सर्वे इन अ फंक्शन सेरेमनी इवेंट, बट क्वेश्चनिंग करना है तो वो फंक्शन खत्म होने के बाद। ऐसा नहीं कन्यादान चालू है साथ में क्वेश्चन नहीं पूछने का, नहीं तो बेचारा बाप दो रीजन से रोएगा। ओके, सो यू हैव टू डू क्वेश्चनिंग ओनली आफ्टर द स्वैग है ना मेरा, you have to do questioning only after the function gets over। अरे मस्त मस्त एग्जाम्पल, किसी दिन फुल कोर्स के लेक्चर में आओ, बहुत मजा आएगा। एटलीस्ट दोज हु आर वाचिंग ओनली दीज रिवीजन लेक्चर्स, आओ कभी हवेली पे, तुमको मजा देखो कितना आता है। ओके, एंड देन सम इयर्स अगो एक और कॉन्सेप्ट आया था, सर्वे कैन बी कंडक्टेड बाय द टीडीएस टीसीएस ऑफिसर ऑल्सो, कि आपने प्रॉपरली टीडीएस डिडक्ट किया, टीसीएस कलेक्ट किया है कि नहीं। सेक्शन 133 भी डोर टू डोर सर्वे, और इसको ना पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर कहीं पर पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन बोला मतलब इसकी बात हो रही है। स्पेशली नवंबर 20 का जो आरटीपी आया था, नवंबर 20 की आरटीपी के अंदर इन्होंने इसको पूछा था, एंड क्वेश्चन वाज ऑन 133B बिकॉज उन्होंने कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बोला। सिर्फ एक पावर, ओनली वन पावर, पानी भी नहीं पिलाने का उसको, सिर्फ एक पावर। सबमिट फॉर्म 45D, उसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं मांग सकता, आपको कुछ उसको देने का भी नहीं है। ओनली वन पावर, फर्निश फॉर्म 45D, और उसका फेलियर 1000 रुपए पेनल्टी रहेगा। 133C इज अबाउट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। हमको पता है फेसलेस असेसमेंट में एक ऑफिसर नोटिस भेजेगा, हम उसको रिप्लाई करेगा, दूसरा ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा। सो वी आर गोइंग टू डू दैट एंड सीबीडीटी विल मेक अ स्कीम फॉर दैट। एंड देन फ्यू जनरल सेक्शन, पावर टू इंस्पेक्ट शेयर होल्डर रजिस्टर, जरूरत नहीं था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बोल दिया तो ऑलरेडी कवर हो गया था। देन नेक्स्ट, जो भी जूनियर के पास पावर है ऑब्वियसली सीनियर के पास पावर होगा। अगर ज्वाइंट कुछ कर सकता है तो सीआईटी ऑब्वियसली उसको कर सकता है। ऑल द प्रोसीडिंग आर जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो ऑफिसर है वो जज है, जो तुमको बोलता है उसका बात मानो, नहीं मानेगा तो फिर इट विल बी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड देन सीबीडीटी कैन डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, देन सीबीडीटी कैन प्रिंट इन्फॉर्मेशन इन मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट देन सीबीडीटी कैन गिव योर इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया अंडर दिस सेक्शन 138 प्रोवाइडेड इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। दैट्स अवर चैप्टर कॉल्ड सर्च, सीजर एंड सर्वे का रिवीजन। चलिए, तो सर्च एंड सीजर हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ अवर नेक्स्ट चैप्टर, एक्चुअली बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, ये तो था ही, अभी भी है, लेकिन इस बार जो टीडीएस के अंदर इतने सारे वो चेंजेस एंड ऑल दैट आया है, उससे टीडीएस भी बहुत बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। बहुत टाइम लग रहा है टीडीएस को भी हर बैच में करवाना। अभी के लिए वी विल कम टू अवर चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर। Before I start this chapter, if you are my student and you are watching these lectures, you are in episode 4, वो भी आधा घंटा हो गया। And if you are still watching, that means I can count you as a loyal student who will listen to me, believe in me, trust me. If not me, at least the performance, past performance and the recent results. I have a humble request. बहुत शर्म आ रही है ऐसी रिक्वेस्ट करने में, शर्म आ रही है कि ये हमारा जो नोबल टीचिंग प्रोफेशन है ये किस डायरेक्शन में और किस लेवल में जा रहा है। फॉर सो मेनी इयर्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मैंने सबसे बेस्ट प्रोवाइड किया, क्वालिटी ऑफ टीचिंग सबसे बेस्ट प्रोवाइड किया, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट जो भी थी सबसे बेस्ट, चाहे वो एमसीक्यू बुक हो, सब कुछ हो, और अब तो रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग। रिजल्ट्स भी सबसे बेस्ट हमारे स्टूडेंट्स के हैं, एंड दिस इज ऑफेंडिंग एक्चुअली द मार्केटिंग गुरुज ऑफ अवर प्रोफेशन। कुछ लोगों की मार्केटिंग इतनी तगड़ी, आप मेरे नाम से वीडियो सर्च करो तो नीचे उनके सजेशंस दिखाएंगे, इतना तगड़ा उन्होंने गूगल के सिस्टम
करके रखे हुए, दिस इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने अब तक कभी नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास मजबूरी है, मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। वो अब इतने परेशान हो गए, अब तक तो उनको लग रहा था कि ये हमारे से कितना भी अच्छा होगा, लेकिन इसका इतना पॉपुलैरिटी नहीं है क्योंकि मार्केटिंग करता ही नहीं है। लेकिन अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं कुछ मार्केटिंग नहीं भी कर रहा हूं तो भी स्टूडेंट्स ही माउथ पब्लिसिटी से एक से दूसरा मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड नाउ दिस इज इनवाइटिंग ट्रबल फ्रॉम द मार्केटिंग ब्यूरोज। कैसा ट्रबल? जैसे ही मैंने लेक्चर डाला, उन्होंने कम से कम कुछ बंदे यहाँ पे पेड एम्प्लॉइज बिठा के रखे, लेक्चर अपलोड होते ही तुरंत का तुरंत उसको डिसलाइक हिट करो। एंड यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि अगर कोई भी वीडियो अगर अपलोड होते ही अगर वो हिट मतलब डिसलाइक या कुछ हो रहा है, दैट मीन्स यूट्यूब बिना उस वीडियो को देखे अज्यूम कर लेगा दैट इसके अंदर या तो कोई वायलेंट स्पीच है, या कोई हेट वाला कंटेंट है, या कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन यूट्यूब उस वीडियो को खराब मानेगा, क्योंकि जैसे ही अपलोड हुआ वैसे ही डिसलाइक। एक एल्गोरिदम है, अगर अपलोड होते ही बहुत सारे लोग देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, दैट मीन्स अच्छा वीडियो है, यूट्यूब उसको सबको सजेस्ट करेगा। और अगर डिसलाइक हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ गलत कमेंट आ रहा है, दैट मीन्स यूट्यूब उसको पुश कर देगा, मतलब यूट्यूब उसको कहीं से कहीं पर भी दिखाएगा ही। अगर आपके पास वो लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक कर रहे हो, या वो चैनल के ऊपर आके आप उसको लेक्चर को ओपन कर रहे हो, ओनली सच पीपल विल बी शोन दैट वीडियो, किसी और को ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके वीडियो के सजेशन तो हमारे वीडियो के नीचे ही आ जाएंगे और हमारे वीडियो को तुरंत का तुरंत डिसलाइक करवा दो। मार्केटिंग गुरुज को मैं कभी मैच कर नहीं पाऊंगा, इसलिए एज अ टीचर आई एम एम्बेरेस्ड ऐसी रिक्वेस्ट करते हुए। लेकिन अब मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर यू, दो लैंग्वेज में लेक्चर कर रहा हूं, इजी नहीं है ऐसा हर रोज 1.5 घंटा बैठ के रिवीजन एक लेक्चर में किया, तुरंत का तुरंत वही सब बातें दूसरे लेक्चर के अंदर दूसरी लैंग्वेज के अंदर। इट इज नॉट इजी, बट मैं कर रहा हूं। मैं एमसीक्यू की सीजन 1 से सबको बहुत खुश किया, सीजन 2 भी लाने का सोच रहा हूं। लेकिन अगर अपलोड होते ही ऐसे डिसलाइक्स हुए तो मेरा इसमें नुकसान हो रहा है। देखो, बाय गिविंग दीज लेक्चर्स आई एम नॉट गेटिंग एनी ग्रेट एडवांटेज दैट वे, लेकिन मेरा नुकसान क्या हो रहा है, विथ यूट्यूब का एल्गोरिदम, with the video becoming secret, YouTube not showing it, the overall number of views are not passing the test, and with this a comparison takes place, इसका इतना व्यू, इसका इतना व्यू, तो ये अच्छा ये खराब, and that is their target। और अगर आगे जाके मेरा इसमें और इमेज खराब हुआ, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेसर, मेरे से पढ़ना है, मेरी क्लास में आओ। मैं ये मार्केटिंग और ये सब मुझे आती भी नहीं है, मेरे से पढ़ना है, मेरी क्लास में आओ। आई एम नॉट अ यूट्यूबर। अगर यहां पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला, देन आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। शायद मैं ये रिवीजन लेक्चर्स कंटिन्यू करूं नहीं करूं, शायद एमसीक्यू सीजन 2, मेरे को बहुत अंदर से दुख हो रहा है विद व्हाट हैपेंड विद माय एपिसोड 3, बहुत दुख हो रहा है मेरे को, एंड आई वांट सपोर्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स। अगर आप लोग अब तक देख रहे हो, मतलब आप मेरे जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, क्योंकि कोई टाइम पास के लिए देखेंगे, वो ओपन करके डिसलाइक करके बंद कर देंगे, 2-4 मिनट देखेंगे, शायद उसके आगे नहीं देखेंगे, एपिसोड 1 देखेंगे, 2 नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप एपिसोड 4 के अंदर ऑलरेडी आधा घंटा देख लियो, मतलब आप मेरे स्टूडेंट हो, आप लास्ट तक मेरे साथ में रहने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपके साथ लास्ट तक रहूं, तो अब इतना ही आपको करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको, वैसे भी रिवीजन आपका तुरंत होगा तो आपके लिए बेटर ही है, तुरंत उसको देख के, एंड मैं ये तो नहीं बोलूंगा लाइक, इफ यू लाइक इट देन ओनली जेन्युइनली यू लाइक इट, लेकिन अगर वो डिसलाइक वाले आगे निकल गए और मेरे वीडियो ऐसे छुपने लगे, और मेरे it is becoming like an insult, मतलब people when they are comparing, they are not watching, दोनों को आधा घंटा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी का कंपैरिजन क्या है, बट दे आर ओनली कंपेयरिंग ऊपर से व्यूज कितना है। एंड अगर ऐसा हुआ और मेरा नाम जबरदस्ती का, बिकॉज मैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को कभी नहीं मैच कर पाऊंगा, अगर जबरदस्ती खाली मार्केटिंग टेक्टिक से मेरा नाम खराब करने की कोशिश की गई, तो फिर मैं ये करना ही बंद कर दूंगा। फिर क्या कर लोगे? बंद ही कर दूंगा सब। फिर देख लो, नुकसान मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे को इसमें फायदा कुछ नहीं हो रहा है, फायदा आप लोगों का हो रहा है। तो मैं ये बंद कर दूंगा तो नुकसान किसका है वो आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे को करने में कोई फायदा नहीं है, तो बंद करने में कोई नुकसान भी। सो दिस इज आप इसको रिक्वेस्ट समझ लो, आप प्लीज इसको धमकी मत समझना, आप मेरी प्रॉब्लम को समझो, दैट मैं उस लेवल की मार्केटिंग को मैच नहीं कर पा रहा हूं। और अब तो उन्होंने पेड एम्प्लॉइज बिठा दिए इस काम को करने के लिए, लेक्चर आते तुरंत का तुरंत ठोको डिसलाइक, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही है। और अगर वैसा हुआ देन आई मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। तो इफ यू आर सपोर्टिंग मी देन आई एम ऑलवेज, मैं तो वैसे भी हमेशा सपोर्ट के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा नुकसान होएगा तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आपको खाली इतना ही करना है, लेक्चर अपलोड होते ही तुरंत देखोगे तो अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूब के एल्गोरिदम में ऐसा है कि लेक्चर अगर अपलोड होते ही तुरंत देख रहे हैं, एंड इनफैक्ट जितना ज्यादा लंबा देख रहे हैं, इसलिए वो होता है ना वॉच टिल द एंड, वॉच टिल द एंड, सब अपने वीडियो में डाल के लिखते हैं वॉच टिल द एंड। ये एक एल्गोरिदम है कि जिस वीडियो को पूरा देखा गया है, that means that video is good, the content is good, and thus
दैट वीडियो विल बी प्रमोटेड बाय यूट्यूब। मुझे आपसे खाली इतना चाहिए, तुरंत देखो और पूरा देखो। लाइक डिसलाइक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वो लोगों ने डिसलाइक करने के लिए बंदे लगाए, लेकिन अगर आप एंड तक देख लोगे तो वैसे भी आधा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। सो सी इफ यू वांट टू ऑनर द रिक्वेस्ट, आई विल बी ऑब्जर्विंग। ये एपिसोड 4 तो है, अभी तो आप देख रहे होगे, तो अब इस एपिसोड 4 में तो इसका रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा, मगर एपिसोड 5, 6, 7 एटलीस्ट 8, 9 तक तो हमको जाना ही है। अगर मुझे इसका रिजल्ट मिला तो फिर उसके बाद सीजन 2 ऑफ एमसीक्यूज में क्या करना है क्या नहीं करना है, आई विल टेक अ कॉल आफ्टर these lectures. I am very very disappointed with what happened with my episode 3. इतना मेहनत करने के बाद में अगर इंसान को और कुछ नहीं मिले और अप्रिसिएशन भी नहीं मिले, तो देन देखो, you also have feelings and I also have feelings. I am also a human being. आप भी बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा क्लियर नहीं होता है तो आपको भी बुरा लगता है। तो इमेजिन कीजिए हमको कैसा लगता होगा। सो इफ यू आर माई जेन्युइन स्टूडेंट एंड यू वांट टू सपोर्ट मी, देन आई हैव, ये मैं आपसे पहली बार मतलब कुछ मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आज तक हमेशा ये बोलता था कि बस अच्छा रिजल्ट लेके आ जाओ, मैं खुश हूँ, प्यार दे दो मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पहली बार मैं कुछ आपसे मांग रहा हूँ एक्चुअली। अब वो देना नहीं देना वो आपके ऊपर है, आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग। ऑलराइट, चलिए विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट विद अवर असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 139। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आपको डिटेल में कराए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको रफली बताऊंगा। 139 टॉकिंग अबाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, किसके लिए रिटर्न करना कंपलसरी है। एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, एवरी कंपनी, एवरी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, ऑल प्रोविजंस ऑफ फर्म एंड एलएलपी आर सेम, खाली एक 44AD को छोड़ के। सो कंपनी, फर्म, एलएलपी को हमेशा करना है, बट अदर पीपल इफ देयर इनकम हैज एक्सीडेड बेसिक एग्जेम्पशन, बट कौन सा इनकम, इनकम बिफोर डिडक्शंस, सब डिडक्शन लेने के पहले, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें भी कैपिटल गेन वाले बेनिफिट भी लेने के पहले। दैट मींस you have to take your entity, add back your deductions, chapter 6 से 10AA etc, and then add back your capital gain का 54 series का exemption. If that amount is exceeding basic exemption limit, then filing of return is going to be compulsory. Income before deductions and before capital gain exemption should exceed basic exemption limit. If you are ROR and you have got foreign asset, चाहे वो आपका एज अ बेनिफिशियल ओनर हो, बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसने उसके फंड्स प्रोवाइड किए, एंड बेनिफिशियरी मतलब जिसके नाम पे, जिसको वहां से बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को फाइल करना कंपल्सरी। देखिए 99% केसेस में जो पैसा देगा उसके नाम पे एसेट होगा, तो दोनों एक ही आदमी होगा, रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, एक आदमी ने फॉरेन में अपने बच्चे के नाम पे एसेट लिया, तो मिस्टर एक्स इज द बेनिफिशियल ओनर और उसका बच्चा इज द बेनिफिशियरी, दोनों को करना है, दोनों को करना है। हाँ, लेकिन अगर क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करेगा तो ओनली बेनिफिशियल ओनर हैज टू फाइल, देन बेनिफिशियरी डज नॉट हैव टू फाइल, डज नॉट हैव टू फाइल। एंड लास्टली, अगर आपका करंट अकाउंट में टोटल करंट अकाउंट डिपॉजिट 1 करोड़ क्रॉस हुआ, फॉरेन ट्रैवल के अंदर अगर आपका 2 लाख रुपया क्रॉस हुआ, या इलेक्ट्रिसिटी का आपका 1 लाख क्रॉस हुआ, एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी। रिटर्न फाइलिंग इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी, फर्म, एलएलपी, अदर पीपल इफ देयर जीटीआई इज एक्सीडिंग द बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, मतलब डिडक्शन लेने वाले इनकम के पहले के अमाउंट की हम लोग बात करें, द जीटीआई इज एक्सीडिंग द बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज गोइंग टू बी कंपल्सरी। फोर्थ में आपका आएगा आरओआर, फॉरेन एसेट, बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी, लेकिन क्लबिंग होगा तो ओनली बेनिफिशियल ओनर। फिफ्थ में आएगा करंट अकाउंट टोटल मोर देन 1 करोड़, फॉरेन ट्रैवल मोर देन 2 लाख एंड इलेक्ट्रिसिटी मोर देन 1 लाख, देन रिटर्न फाइलिंग इज गोइंग टू बी कंपल्सरी। व्हाट आर द ड्यू डेट्स? इन दिस ड्यू डेट्स देयर हैव बीन 2 अमेंडमेंट्स। ट्रांसफर प्राइसिंग वाला तो ठीक है, वो तो जैसा 30 नवंबर था वो एज इट इज है। जो ऑडिट वाले केसेस है, इसमें कौन कौन आते हैं? एवरी कंपनी, पीपल हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड, एंड पार्टनर ऑफ अ फर्म जिसका ऑडिट हुआ है। ये वर्ड वर्किंग कट गया। टिल लास्ट ईयर दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर, नाउ वर्किंग हो चाहे स्लीपिंग हो दोनों आएगा, बिकॉज द वर्ड वर्किंग इज बीइंग रिमूव। पार्टनर वेदर वर्किंग और स्लीपिंग, अगर फर्म का टैक्स ऑडिट है तो पार्टनर यहां पे आएगा। ये पहला अमेंडमेंट। एंड सेकंड अमेंडमेंट, ड्यू डेट ही बदल दिया है। 30th सितंबर की ड्यू डेट विल नाउ बिकम 31st अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट। और यही अमेंडमेंट बहुत सारी जगह पे, जिधर हमको एसईजेड का रिपोर्ट सबमिट करना था, सीए रिपोर्ट इन बुक प्रॉफिट, सीए रिपोर्ट इन एडजस्टेड टोटल इनकम, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिधर जिधर करना था उधर उधर आपको मैंने बोला था दैट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट दोनों सेम थे 30th सितंबर। रिटर्न की ड्यू डेट को हमने उसको आगे कर दिया, अक्टूबर बना दिया, तो वो जितनी भी सीए की रिपोर्ट थी वो सब सितंबर तक देनी है, क्योंकि ऑडिट का ड्यू डेट आज भी 30th सितंबर है। रिटर्न विल बी फाइल्ड आफ्टर द ऑडिट, दैट इज अप टू 31st ऑफ अक्टूबर, एंड फॉर ऑल अदर पीपल इट इज गोइंग टू बी, जो पहले था वही 31st जुलाई। सो अमेंडमेंट दो ही है, ऑडिट केसेस सितंबर का अक्टूबर हो गया, लेकिन ऑडिट सितंबर तक ही करना है, रिटर्न अक्टूबर तक। एंड उसमें जो फर्म अगर टैक्स ऑडिट के अंदर है तो वर्किंग हो चाहे स्लीपिंग हो, बोथ पार्टनर्स विल गेट कवर्ड। सो एवरी कंपनी, firm LLP, other people if GTI more than basic exemption, ROR foreign asset, current account more than 1 crore, foreign travel more than 2 lakh, electricity more than 1 lakh, transfer pricing 30th,
November, all audit cases including any partner of firm under tax audit, working or sleeping, 31st October, September से change हो गया, and other cases 31st of July. Most important. Then ये bulk filing, e-filing and powers of central government you can ignore, you can read. हम क्लास में भी इसको ignore करने का बोलते हैं. Three important sections, 139, 345. 139.3 is talking about loss return. What is a loss return? A return in which we declare a loss. अगर आप लॉस दिखा रहे हो तो 5 लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड आपको मिलेगा ओनली इफ यू फाइल योर आरओआई ऑन टाइम. कौन सा लॉस? बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड लॉस, कैपिटल लॉस, ओएमआरएच लॉस. बिजनेस, स्पेसिफाइड, स्पेकुलेशन, कैपिटल, ओएमआरएच. अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो ऊपर दी है जुलाई, अक्टूबर या नवंबर मिस किया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा. लेकिन प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना. दिस यू कैन डू इन फ्रंट ऑफ सीबीडीटी. यहां पे पप्पा का रियल पावर समझ में आएगा. सो 5 लॉसेस ओनली इफ यू फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम. बट ऑब्वियसली इट डज नॉट अप्लाई टू 2 लॉसेस. हम लोग क्लास में हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ही करते हैं क्योंकि ये जो साइंटिफिक रिसर्च का एंड फैमिली प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन दोनों सेक्शन में एक लाइन लिखा है दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. मतलब ये इसके अंदर ये दोनों ऑलरेडी कवर हो गए. तो आपने अगर 2 ही चीज बोली तो भी इनफ है. दैट हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करोगे तो भी मिलेगा, लेकिन फाइल करना पड़ेगा. ऐसा उसको सपने में नहीं आएगा. यू हैव टू फाइल. 139(1) चला गया कोई बात नहीं, बिलेटेड के टाइम के अंदर कर देना. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू अप्लाई ओनली ऑफ करंट ईयर लॉस. अगर करंट ईयर का रिटर्न लेट हुआ है तो करंट ईयर का कैरी फॉरवर्ड ये 5 लॉस का आपको नहीं मिलेगा. जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो कंटिन्यू रहेगा. इट इज ओनली एप्लीकेबल टू योर करंट ईयर लॉस. सेक्शन 80 बोलता है 5 लॉसेस. पहली बात तो 139(3) क्या है? लॉस रिटर्न, अ रिटर्न इन विच यू आर शोइंग लॉस. 80 बोलता है 5 लॉसेस ओनली इफ यू फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम. बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड लॉस, कैपिटल लॉस, ओएमआरएच लॉस. लेट हो गया सीबीडीटी. 2 लॉसेस टू विच इट डज नॉट अप्लाई. हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बिलेटेड के टाइम के अंदर करना पड़ेगा एंड ये सिर्फ करंट ईयर लॉसेस को अप्लाई कर. सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न. अगर आपके ड्यू डेट मिस हो सकती है तो कैन वी स्टिल फाइल रिटर्न? यस, दैट रिटर्न विल बी कॉल्ड अ बिलेटेड रिटर्न. विद इन व्हाट टाइम वी कैन फाइल? एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर. एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आपके एग्जाम के लिए फिक्स है 31 मार्च 22. कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मतलब ऑर्डर पास होगा. तो एक बार आपने ड्यू डेट मिस कर दिया, आप बिलेटेड में फाइल कर सकते हो, लेकिन बिलेटेड कर तो सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी. पहला, आपका वो 5 लॉस कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा. बिजनेस, स्पेकुलेशन, स्पेसिफाइड, कैपिटल, ओएमआरएच. दूसरा, लेट फाइलिंग का 234A इंटरेस्ट लगता है. तीसरा, लेट फाइलिंग का 234F का फीस लगता है. अप टू दिसंबर 5,000, आफ्टर दिसंबर 10,000, इनकम अप टू 5 लाख हुआ तो 1,000. एंड चौथा, इनकम रिलेटेड जितने भी आपके डिडक्शन है, लाइक आपके 10AA, चैप्टर 6 है, वो सब आपके लैप्स हो जाएंगे. एंड वंस अगेन, सर प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना, सीबीडीटी. अगर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी और यूएडी का कैरी फॉरवर्ड चाहिए, 139(1) नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए. मिस हो गया, सीबीडीटी. इफ यू मिस दिस ड्यू डेट, once again CBDT. Next, 139(5) is talking about revised return. If I file a return and I notice a mistake, I can revise. So obviously original return file हो गया तो मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं. What is the time limit to revise return? Once again वही है, end of the assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. If I miss this date, once again CBDT. अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल किया देन ऑल्सो यू कैन रिवाइज. बिलेटेड किया देन ऑल्सो ओरिजिनल रिटर्न 139(1) और 139(4) दोनों ही केसेस में आप उसको रिवाइज कर सकते हो. टाइम पे किया तो भी कर सकते हो, बिलेटेड किया तो भी कर सकते हो. हाउ मेनी टाइम्स आई कैन रिवाइज? सर अनलिमिटेड टाइम्स बट विद इन द टाइम लिमिट. रिवाइज रिटर्न अनलिमिटेड टाइम्स विद इन द टाइम लिमिट. अनलिमिटेड टाइम्स बट विद इन द टाइम लिमिट. क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार इनकम इंक्रीज करना है? नो, यू कैन रिड्यूस योर इनकम, यू कैन रिड्यूस योर टैक्स, कोई बात नहीं. रिवाइज रिटर्न विल फुल्ली रिप्लेस योर ओरिजिनल रिटर्न एक्सेप्ट द डेट ऑफ फाइलिंग. डेटा नए वाले से लेंगे, डेट पुराने वाले से लेंगे. सर अगर खाली एक ही मिस्टेक है तो लेटर लिख के दे देंगे एओ को. प्लेन पीस ऑफ पेपर लेटर नॉट अलाउड. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, गो एड्स इंडिया लिमिटेड. प्लेन पीस ऑफ पेपर के अंदर नॉट अलाउड. आपको रिवाइज रिटर्न ही करना पड़ेगा, चाहे आपका ओरिजिनल टाइम पे हो के बिलेटेड हो, चलेगा. अनलिमिटेड टाइम्स बट विद इन द टाइम लिमिट ऑफ एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर. वो मिस हो गया तो आपको सीबीडीटी के पास जाना पड़ेगा. प्लेन पीस ऑफ पेपर नॉट अलाउड. और हर बार आपको इनकम बढ़ा के देने की जरूरत नहीं है. 139(4)A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, यूजलेस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, सर्टन एसोसिएशन को रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी, मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इन सबको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी. 139(9) इज टॉकिंग अबाउट डिफेक्टिव रिटर्न. अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स अटैच नहीं हुए तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है. टाइम देगा, विद इन द टाइम यू हैव टू करेक्ट. अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव नहीं, इनवैलिड माना जाएगा. गटर में फेंक देगा उसको, गटर में फेंक देगा. यू हैव टू करेक्ट इट. 139(A) पैन. अगर परमानेंट अकाउंट नंबर बोला तो चलेगा, पैन नंबर बोला वापस से ये छुड़वा दूंगा. पैन किसके किसके लिए पैन लेना?
कंपलसरी है। इफ यू हैव एनी इनकम असेसेबल, मतलब अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है, तो बिजनेस करते हो एंड टर्नओवर अगर 5 लाख रुपया क्रॉस कर रहा है तो, इफ यू आर ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, इफ यू आर अ रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल में कौन कौन आया, HUF, फर्म, कंपनी, वो सब, एंड यू आर डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मोर देन 2,50,000 एंड इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, कर्ता ऑफ दैट फर्म, ट्रस्ट, उसको कंपलसरी, कंपनी उसको कंपलसरी लेना पड़ेगा। एंड एनी अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, इन लोगों के लिए पैन लेना कंपलसरी है। बट रिसेंटली इनकम टैक्स में बहुत बड़ा, करंट ईयर अमेंडमेंट नहीं है, एग्जिस्टिंग है, बहुत बड़ा चेंज ये आया है दैट अब अगर आप पैन नहीं लेते कोई बात नहीं, आधार है आम आदमी का अधिकार, हमारे महाराष्ट्र में हम बोलते हैं सामान्य माणसाचा अधिकार, आधार, अगर वो है तो आप आपका आधार लिख लो। सुनिए, इफ यू डोंट हैव पैन बट यू हैव आधार, यू जस्ट राइट योर आधार। पैन नहीं है, हमारा सिस्टम तुमको अपने आप एक पैन अलॉट कर देगा। एंड इफ यू हैव पैन देन यू हैव टू कंपल्सरीली लिंक पैन एंड आधार, वो अगला सेक्शन है 139AA। लिंक हो गया है, मतलब पैन डालो चाहे आधार डालो, दोनों लिंक्ड है, तो भी तुम अपना पैन या आधार दोनों में से कोई एक कोट करेगा तो चलेगा। सो लिसन, पैन नहीं है सिर्फ आधार है तो आधार डालो, हम तुमको पैन देंगे। पैन है तो लिंक करो, फिर पैन डालो चाहे आधार डालो, कुछ भी दे दो, हमारे डेटाबेस में दोनों मैच हो जाएगा। ओके, एंड देन देयर आर सम पीपल जिसको पैन लेना कंपलसरी नहीं है, माइनर चाइल्ड, नॉन रेसिडेंट, अगर आप ऊपर वाली लिस्ट में कवर नहीं हो इस वाली लिस्ट में तो ऑब्वियसली नहीं लेना है। इफ यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट दैट इज अ फार्मर देन इन दैट केस अगेन नॉट कंपलसरी। ऑलरेडी अभी आपको बोला पैन एंड आधार हैव टू बी लिंक्ड, आपको आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा अगर आप पैन एप्लीकेशन या रिटर्न फाइल कर रहे हो तो, और अगर आधार नंबर अलॉट नहीं हुआ है, हमको सबको पता है, तो एक एनरोलमेंट आईडी मिलता है जब आधार के डेटाबेस के लिए हम लोग जाते हैं, तो वो कोट करो चलेगा। यू हैव टू लिंक योर पैन एंड आधार अप टू अ सर्टेन नोटिफाइड डेट, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हम लोग लिंकिंग करते हैं, वो डेट बार बार उसको फुटबॉल की तरह आगे धक्का मारते जा रहे। लेकिन अगर वो डेट फाइनल हो गई और तब तक आपने लिंक नहीं किया देन योर पैन इज गोइंग टू बिकम इनऑपरेटिव, आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अपना पैन यूज नहीं कर सकते। सर्टेन नोटिफाइड एक्सेप्शंस विल बी देयर। सेक्शन 139B इज टॉकिंग अबाउट TRP, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, CBDT का पूरा ब्रेन चाइल्ड। अगर आपको इनकम टैक्स लॉ पता नहीं तो हमको कॉल करो, हम आएगा। कौन लोग बुला सकते हैं, कंपनी नहीं बुला सकता है, टैक्स ऑडिट वाला नहीं बुला सकता है, ये दो को छोड़ के एवरीबडी कैन कॉल, एक्सेप्ट कंपनी एंड टैक्स ऑडिट वाला एवरीबडी कैन कॉल। कौन TRP बन सकता है, CA नॉट अलाउड, लॉयर नॉट अलाउड, बैंक का ऑफिसर नॉट अलाउड, बाकी सब बन सकता है। और पूरा ब्रेन चाइल्ड, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, मैनर, ड्रेसिंग, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ CBDT। जो पप्पा ने फाइनल किया वो फाइनल है। 139C एनेक्चरलेस ROI, जब से ई फाइलिंग आया है ऑब्वियसली आपको बैलेंस शीट और ये सब कुछ भी अटैच नहीं करना है। वी डोंट रिक्वायर एनी एनेक्चर विथ यू, आप लोग अपना रिटर्न फाइल कर लो, हमको कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिएगा तो बताएगा। 139D पावर ऑफ CBDT टू मेक रूल्स रिगार्डिंग ई फाइलिंग, कौन सी चीज ऑनलाइन फाइल होगी, कौन सी चीज फिजिकल फाइल होगी, कौन सी चीज में दोनों ऑप्शन मिलेगा, किसके लिए ई फाइलिंग कंपलसरी नॉट कंपलसरी, सब कुछ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ CBDT। रिटर्न को वेरीफाई करना जरूरी है, तो असेसी के केस में बहुत ऑब्वियस है, रीड करोगे तो भी पता चल जाएगा। इंडिविजुअल के केस में सेल्फ होता है या HUF के केस में करता होता है, इतना ऑब्वियस है कि समझाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 140 है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, पे टैक्स करो रिलैक्स, तुम तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेट कर लो टैक्स क्या आता है, क्रेडिट ले लो तुम्हारे एडवांस टैक्स TDS का, अब जो भी फाइनल अमाउंट बचा पे दैट विद इंटरेस्ट एंड फीस। पेनल्टी लगाना होगा ना तो हमको तुमको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस के बाद में पेनल्टी का ऑर्डर पास होता है, इसलिए ये लोग शाणे लोग जगह जगह से इनकम टैक्स में पेनल्टी वर्ड निकाल के फीस डाल रहे हैं, क्योंकि पेनल्टी उसको नोटिस देके लगाना पड़ेगा और फीस क्या है तुम्हारी लायबिलिटी में अपने आप ऐड हो जाता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हैज टू बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट एंड फीस, सो इन पेनल्टी ही हैज टू गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, फीस कैन बी लेविड विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये सब तुमको पे करना है। पे टैक्स करो रिलैक्स, तुम्हारे हिसाब से ये फाइनल है, वी कॉल इट self assessment tax, this you pay then we will verify whether it is right or no। यहां पर एक अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट डिमांड नोटिस वाले सेक्शन में भी आया है एंड TDS में भी आया है, मैं आपको TDS के अंदर ये वाला अमेंडमेंट कराऊंगा, तो यहां पे एंड डिमांड नोटिस वाला 156 में इसको इग्नोर करेंगे। विद दिस वी कम टू द ड्यूटीज ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर का काम है ऑर्डर पास करना, उसके लिए उसको इंक्वायरी करना है। सबसे पहला नोटिस 142(1) जिसके 3 पर्पस, बट मेन पर्पस मेक असेसी फाइल रिटर्न इफ नॉट ऑलरेडी फाइल। व्हाट आर द अदर 2 पर्पसेस ऑफ सेक्शन 142(1) नोटिस? और भी 2 काम में ये काम आता था, किसी को याद है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, 3 काम। व्हाट इज द टाइम लिमिट? वेरी इंपॉर्टेंट, नो टाइम लिमिट, बट इट हैज टू बी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑर्डर, जो सेक्शन 153 में दिया। और अगर आपने इसका रिप्लाई नहीं किया तो डर है कि नहीं? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, पेनल्टी ऑफ ₹10,000 एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट।
ओके हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो लाइक डेटर कंफर्मेशन, क्रेडिटर कंफर्मेशन, लेकिन बिफोर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन अबाउट अगेंस्ट यू वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड। ये था आपका 142(1) का नोटिस। 142(2)A में स्पेशल ऑडिट कराएगा। जब भी आपके बिजनेस में या बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉम्प्लिकेशन है तो उसको समझ नहीं आ रहा है आपका ऑर्डर पास करने के लिए, फर्स्ट ही विल गिव यू अ चांस, पॉन्च प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर भी आप नहीं समझा पाया, देन ही विल टेक परमिशन ऑफ हिज हायर अथॉरिटी सीसीआईटी सीआईटी। पहले आपको चांस देगा, फिर सीनियर का परमिशन लेगा, फिर आपको बोलेगा जा जाके ऑडिट करा के ला। सर व्हाट इफ आई एम ऑलरेडी ऑडिटेड, तो भी कराना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लिकेशन खाली एक पर्टिकुलर एरिया में है तो खाली दैट पर्टिकुलर एरिया करा, लेकिन कराना पड़ेगा। और अगर तूने ये नहीं कराया तो वंस अगेन penalty of ₹10,000 and best judgment assessment will be done. Within what time can the AO tell you to get a special audit done? Anytime during the proceedings, and you have to reply within time given with extension 180 days. क्या बोला? Time given with extension 180 days के अंदर अंदर आपको आपका स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर नहीं किया तो जैसे कि मैंने आपको बोला पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर ये करेगा कौन? सीए होल्डिंग सीओपी, नॉमिनेटेड बाय सीसीआईटी। इनफैक्ट फीस विल बी डिसाइडेड बाय सीसीआईटी, लेकिन पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सीए होल्डिंग सीओपी, सीसीआईटी उसको नॉमिनेट करेगा एंड फीस विल बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड टाइम लिमिट आपको ऑलरेडी बोल दिया, विद इन व्हाट टाइम कैन द एओ टेल यू टू डू इट? एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। एंड आपको सबमिट कब तक करना है? टाइम गिवन विद एक्सटेंशन 180 डेज। कितने टाइम में सबमिट करना है? टाइम गिवन विद एक्सटेंशन 180 डेज। दैट्स योर स्पेशल ऑडिट। 142A वैल्यूएशन ऑफिसर। कभी भी कोई भी एसेट का वैल्यूएशन करना है, असेसिंग ऑफिसर को नई नॉलेज है, उसको खाली इतना आता है नोटिस ऑर्डर, नोटिस ऑर्डर। एओ डज नॉट नो एनीथिंग। वैल्यूएशन करना है तो ही विल टेक हेल्प ऑफ द वैल्यूएशन ऑफिसर। सेक्शन 143(1) इज टॉकिंग अबाउट इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब पहली बार हम लोग अलग अलग टाइप का असेसमेंट देखेंगे। उसमें सबसे पहले इंटीमेशन, जो इंग्लिश वाला लेक्चर था ना उसमें गाना गा के वापस ट्रांसलेट करना पड़ा, लेकिन हिंदी वाले लेक्चर में आपको सबको एटलीस्ट याद होना चाहिए दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीमेशन को कैसे कराया जाता है। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार, तू भी ये मुझ। अभी बस इतना बहुत हो गया। आई ट्रस्ट यू मोर देन आई ट्रस्ट माई सेल्फ, एंड इसीलिए एवरीथिंग दैट यू हैव शोन इन योर रिटर्न, जो तू बोला वो मैं माना, जो तू बोला वो मैं, तू जितना इनकम दिखाएगा, जितना टैक्स दिखाएगा, जो अपने रिटर्न में दिखाएगा वो मैं मान जाऊंगा। नो क्वेश्चन आंसर, नो नोटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर कोई ऑर्डर पास नहीं होगा। जो आपने बोला वो मान लेगा, जो आपने बोला मान लेगा, खाली माइनर करेक्शन होगा। याद है आपको? एरिथमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, लॉस कैरी फॉरवर्ड इन बिलेटेड रिटर्न, अगर आपने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया है इन बिलेटेड रिटर्न, कोई एक्सपेंस अगर टैक्स ऑडिट में डिसअलाउ किया ऑडिटर ने लेकिन फिर भी आपने रिटर्न में क्लेम किया, सब्जेक्ट टू दोस माइनर करेक्शंस, जो तू बोला वो मैं माना, जो तू बोला वो मैं माना, जो तू बोला वो मैं माना, एवरीथिंग दैट इज शोन इन योर रिटर्न विल बी accepted. No order will be passed. It is only called assessment, but it is not an assessment. और इसीलिए इंटीमेशन आने के बाद में भी हम हमारा रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर बाकी होगा। ओनली कॉल्ड एन असेसमेंट, नॉट एन असेसमेंट। इंटीमेशन हैज टू बी इशूड, उसका टाइम लिमिट है। इशू का मतलब डिपार्टमेंट से निकलना चाहिए, सर्व का मतलब अपने पास पहुंचना चाहिए। ये इशू होना चाहिए, मेल पे ही आता है वैसे। 1 year from the end of the year in which the return was filed। और ये मिलने के बाद में भी आप अपना रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। आर वी क्लियर? ये यहां पे कुछ ऑर्डर पास ही नहीं होता। और अब हमको ये भी पता है कि स्क्रूटिनी वाले केसेस में भी इंटीमेशन भेजना कंपलसरी है। नेक्स्ट वी कम टू सेकंड असेसमेंट स्क्रूटिनी, जहां पर 143(3) में एक्चुअली ऑर्डर पास किया जाएगा, मतलब ये पहला ऑर्डर है। सो टू पास ऑर्डर अंडर 143(3) नोटिस विल बी गिवन अंडर 143(2). जब भी उसको लगता है देयर इज अंडर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इनकम कम दिखाए, एक्सपेंस ज्यादा दिखाए या रेट कम दिखाए, तो वो आपको यहां पे नोटिस देगा और यहां पे ऑर्डर पास करेगा। ही विल मेक इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन। नोटिस हैज टू बी सर्व, मतलब आपके पास पहुंचना चाहिए 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द आरओआई वाज फाइल्ड। एंड ऑर्डर का टाइम लिमिट तो अलग से 153 के अंदर दिया हुआ है। मोदी जी बोले मैं इधर चाय लेके आऊंगा, चाय चाय चाय, TEA, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी मतलब अब आपके ये सारे असेसमेंट्स फेसलेस होंगे, ऑनलाइन होंगे। जब भी हमको लगता है अंडर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑनलाइन नोटिस भेजेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर पास किया जाएगा। नोटिस का टाइम लिमिट टू सर्व मतलब रीच द असेसी 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न वाज फाइल्ड। ये नोटिस आने के बाद अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो फिर एक बार पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और ये नोटिस आने के बाद में भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ असेसमेंट। एक डिस्टिंक्शन वाला क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया रहता है, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन 142(1) नोटिस एंड 143(2) नोटिस। एक में नो टाइम लिमिट, एक में टाइम लिमिट, एक में रिटर्न फाइल होएगा, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। स्क्रूटिनी का नोटिस रिटर्न आएगा तो ही उसकी स्क्रूटिनी होगी। सो ओनली आरओआई, बट 142(1) विद आरओआई और विदाउट आरओआई
142(1) में वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगता है और यहाँ पे वो जनरल इंफॉर्मेशन जो भी आपको मर्जी में आप सबमिट कर दो। एंड फेलियर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पेनल्टी ऑफ 10,000। एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो समय आ गया उसको पढ़ने का। व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? जब भी आप नॉन कोऑपरेशन करते हो, 4 केसेस पे, बाकी के 3 तो अभी हमने देखे। 142(1) का रिप्लाई नहीं किया, 143(2) स्क्रूटिनी नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, या 142(a) स्पेशल ऑडिट का रिप्लाई नहीं किया। दिस 3, या अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो उसकी अच्छाई है कि पहले आपको 142(1) भेजता है। इफ यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न, तो वो तभी का तभी आपका बेस्ट जजमेंट कर सकता है। बट बिफोर डूइंग बेस्ट जजमेंट ही हैज टू गिव यू अ शो कॉज नोटिस। No time limit for notice, but it has to be before the last date of order. Show cause notice is not required for 142(1) because वो तो अपने आप में ये ऊपर वाले क्राइम के लिए show cause notice, it is already acting as show cause notice. बाकी 3 में show cause notice देना पड़ेगा। No time limit for notice, but has to be before the last date of order. अब अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो डायरेक्टली आपका ऑर्डर पास होगा। Yes, this is an appealable order, but आपका वीक अपील होगा क्योंकि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, ऐसा पहला क्वेश्चन आपको CIT अपील्स पूछेगा। बेस्ट जजमेंट में कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ऐसा गधा असेसिंग ऑफिसर कोई नहीं है कि वो आपको रिफंड देगा। एंड बेस्ट जजमेंट इज नोन एज एक्स पार्टी ऑर्डर, इसलिए क्योंकि जिस पार्टी का ये केस है वो पार्टी इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव असेसमेंट के ऊपर। प्रोटेक्टिव असेसमेंट मतलब अगर कोई इनकम डिस्प्यूट में एक्स बोलता है मेरा पैसा, वाई बोलता है मेरा पैसा, तुम साला दोनों, पार्डन माय लैंग्वेज, तुम साला दोनों टैक्स भरो। जिस दिन तुम्हारा केस का जजमेंट आ जाएगा, जो जीतेगा उसका टैक्स हम लोग रख लेंगे और जो हारेगा उसका टैक्स वापस दे देंगे, बट वी विल डिस्प्यूटेड इनकम में दोनों से टैक्स हम लोग लेंगे। पावर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शंस टू दी जूनियर। ज्वाइंट कमिश्नर से जूनियर कौन कौन आया? डेप्यूटी असिस्टेंट ITO, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है ताकि वो लोग काम अच्छे से करें। ही कैन डू इट ऑन हिज ओन मोशन। जूनियर ने बोला सर मदद करो तो बोलेगा, और असेसी बोला तो भी। सो ओन मोशन, एप्लीकेशन बाय डेप्यूटी असिस्टेंट ITO और रिक्वेस्ट बाय द असेसी, दीज इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन द जूनियर। वो ना नहीं बोल सकता। लेकिन अगर प्रिजुडिशियल टू द गवर्नमेंट है, इफ इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रिजुडिशियल टू द गवर्नमेंट बोल रहा हूं, सॉरी, इफ इट इज प्रिजुडिशियल टू द असेसी, तो असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पॉन्ज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देना पड़ेगा। 145 इज टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इन दोनों हेड में आपकी मर्जी है वो करो, एंड 3 में तो उन्होंने जो दिया है वो आपको करना पड़ेगा। इन केस ऑफ PGBP एंड IFOS, अगर आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो तो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS कंपलसरी। व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ ICDS? ओनली PGBP IFOS, वो भी ओनली अगर आप अक्रूवल फॉलो कर रहे हो, मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में लगेगा नहीं। PGBP IFOS कैश मेथड में नहीं लगेगा। PGBP IFOS अगर अक्रूवल फॉलो कर रहे हो देन इट इज कंपलसरी फॉर यू टू कंप्लाई विद इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। नहीं तो AO के पास पावर है डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट करने का, मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करने का। और फिर ये 2 सेक्शन है 145A 145B विच आर डायरेक्टली रिलेटिंग टू ICDS, जो हम ICDS का लेक्चर फुल कोर्स के बच्चों के लिए रखते हैं अलॉन्ग विद अवर केस लॉस। उस लेक्चर के अंदर हम लोग ICDS के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। नाउ वी कम टू द स्पेशल असेसमेंट सेक्शन 147। अगेन इसके अंदर एक ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर के लिए 147, जिसका नोटिस 148, टाइम लिमिट 149, हाँ ये नॉट एप्लीकेबल 150, हायर अथॉरिटी का परमिशन 151, जनरल पॉइंट्स 152। असेसमेंट रीअसेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा व्हेनेवर देयर इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, तो ये 147 है। कभी कभी हो सकता है, फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला चेंज इन ओपिनियन नॉट अलाउड, रीअसेसमेंट कैन नॉट टेक प्लेस इफ देयर इज चेंज इन ओपिनियन। चेंज इन ओपिनियन नॉट अलाउड, रीअसेसमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अगर चेंज इन ओपिनियन हुआ है तो रीअसेसमेंट कब हो सकता है? व्हेन कैन रीअसेसमेंट टेक प्लेस? 5 सिचुएशन। फर्स्ट, इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, रिटर्न फाइल नहीं किया। सेकंड, रिटर्न फाइल किया लेकिन असेसमेंट नहीं हुआ, मतलब इंटीमेशन। इधर भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, राजेश जवेरी स्टॉक ब्रोकर, दैट इंटीमेशन इज नॉट ओपिनियन, तो वो चेंज इन ओपिनियन नहीं काउंट होएगा बिकॉज इंटीमेशन इज नॉट एन ओपिनियन। अगर असेसमेंट हुआ है बट देयर इज अंडर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है तो, या फिर ROR हैविंग फॉरेन एसेट, या फिर अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का डेटा फर्निश नहीं किया, 5 केसेस रीअसेसमेंट कैन टेक प्लेस। नोटिस ऑफ 148, ऑर्डर ऑफ 147, बट पहले 147 के कुछ और पॉइंट। रीअसेसमेंट कैन टेक प्लेस ओनली दोज मैटर्स दैट हैव नॉट गॉन इन अपील रिवीजन रेफरेंस, क्योंकि अगर हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो फिर AO यहां पे इंटरफियर नहीं कर सकता। सर हाउ मेनी टाइम्स रीअसेसमेंट कैन टेक प्लेस? अनलिमिटेड टाइम्स, बट विद इन द टाइम लिमिट। न्यू फैक्ट्स होना चाहिए, चेंज इन ओपिनियन नॉट अलाउड, एंड ओनली दोज मैटर्स दैट हैव नॉट गॉन इन अपील रिवीजन रेफरेंस। सर क्या रीअसेसमेंट में आई कैन हैव अ फ्रेश क्लेम ऑफ डिडक्शन? यस, प्रोवाइडेड आपकी इनकम नॉट गोइंग बिलो द ओरिजिनली असेस्ड इनकम। एंड लास्टली सर, अगर रीअसेसमेंट का नोटिस पहले ही दे दिया है और वो ऑर्डर बंद नहीं हुआ है तो वापस नोटिस देने का जरूरत नहीं। एक बार नोटिस आ गया देन एवरीथिंग इज ओपन। अगर बंद कर दिया तो वापस नोटिस देना पड़ेगा। अगर रीअसेसमेंट खुला है तो ही कैन कवर एवरीथिंग इन दिस, नो नीड टू गिव एनी सेपरेट नोटिस। ये वो केसेस है जब रीअसेसमेंट हो सकता है, लेकिन टू डू एनीथिंग अगेंस्ट यू ही विल हैव टू फर्स्ट गिव यू अ नोटिस। फॉर डूइंग 147 नोटिस, 147 ऑर्डर, 148 का नोटिस विद इन 149 का टाइम लिमिट, एंड विद द परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 151। दिस नोटिस विल आस्क यू टू फाइल अ फ्रेश ROI। अगर आपने फाइल कर दिया तो भी आपको
करना पड़ेगा. फेलियर विल अट्रैक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. सेक्शन 147 होगा बट मैनर एज गिवन इन 144. फेलियर विल अट्रैक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. और यहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉपी ऑफ रीजन मिलेगा. हियर यू विल गेट कॉपी ऑफ रीजन. वहां पे आपको बोला था कॉपी ऑफ रीजन नहीं मिलेगा, बट हियर यू विल गेट कॉपी ऑफ रीजन. यहां पे आपको मिलेगा क्योंकि यहां पे 152 कम्स इनटू पिक्चर. सेक्शन 152 ने 2 पॉइंट दिए. पहला पॉइंट, इफ देयर इज नो इंपैक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी देन योर रीअसेसमेंट का नोटिस विल बी ड्रॉप्ड. तो कॉपी ऑफ रीजन देगा, उससे आप प्रूव कर लो नो इंपैक्ट ऑन टैक्स. एंड सेकंड, आपके टैक्स रेट लगेंगे पास्ट ईयर के, जिस साल का इनकम है उस साल का टैक्स रेट के ऊपर आपकी रीअसेस इनकम टैक्स होगी. ये 2.152 में दिया है. तो अगर नो इंपैक्ट वाला पॉइंट है और नोटिस ड्रॉप करना है तो कॉपी ऑफ रीजन देना पड़ेगा. ओके, सो वी आर डन विद 152 ऑल्सो. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी नोटिस इज द टाइम लिमिट, जो 149 में दिया है. रीअसेसमेंट नोटिस हैज टू बी इशूड, मतलब डिपार्टमेंट से निकलना चाहिए. कब तक? 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट. लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट विल बी 6 years, क्योंकि 6 कब लगता है? इफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज मोर देन मनी. इनकम है, टैक्स नहीं. या देयर इज फेलियर ऑफ द असेसी टू डिस्क्लोज मटेरियल. अरे भाई होएगा ही ना, दोनों होने वाला है. दोनों में से एक भी हुआ तो 6 years. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज गोइंग टू बी 6 years. मतलब नॉर्मली 4 years है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस दे हैव सेड 6 years. लेकिन अगर आपका इंडिया के बाहर अगर एसेट है तो 16 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट है. 16 years. और अगर किसी नॉन रेसिडेंट के एजेंट को नोटिस भेज रहे हैं तो 6 years. सो इफेक्टिवली नॉर्मली 4, 2 केसेस में 6, ऑल प्रैक्टिकल इट विल बी 6. फॉरेन एसेट है तो 16 एंड नॉन रेसिडेंट के एजेंट का 6. 4, 6, 16, 6. 4, 6, 16, 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. 4, 6, 6, 16 years from the end of the relevant assessment year is going to be your time limit to issue your reassessment notice. This is going to be time limit to issue your reassessment notice. Are we clear? Are we clear? अब यहां पे पहले 151 करवा देता हूं. सी 147 हो गया, 48 हो गया, 52 जनरल पॉइंट्स हो गया, 49 हो गया, 51 बाकी है. 51 में क्या है? हायर अथॉरिटी का परमिशन. अगर आप वो 4 साल वाली टाइम यूज करते हो तो ज्वाइंट कमीशन 4 वाली, जो कभी नहीं होने वाला है. इट विल बी 6, 16 और 6. Then you have to take CCIT या CIT का approval. So within 4 years JCIT approval, beyond 4 years CCIT CIT approval. And then 152 भी हो गया. 2 cases where time limit not applicable. Section 150 subsection 1 में 2 cases. Higher authority under appeal revision reference, court under other law. अगर इनके जजमेंट का इफेक्ट देने के लिए रीअसेसमेंट हो रहा है तो टाइम लिमिट नॉट एप्लीकेबल. लेकिन सबसेक्शन 2 विच अप्लाइज ओनली टू क्लॉज ए नॉट एप्लीकेबल टू क्लॉज बी. सबसेक्शन 2 बोलता है जब तुमने पहली बार ऑर्डर पास किया, if by that time the time limit to reassess has got over, then in that case आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हो. क्लॉज ए विल नॉट बी एप्लीकेबल. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल हमने क्लास में भी किया था और एक एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन में भी आपको मिलेगा. सो यू विल रीड थ्रू दैट, यू विल कम टू नो. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट. तो समय आ गया इनको कंप्लीट करने का. असेसमेंट कंप्लीट कब होता है? दैट डे व्हेन द ऑर्डर इज पास. तो कब होगा? रेगुलर असेसमेंट, इसमें दोनों आ गए, स्क्रूटिनी एंड बेस्ट जजमेंट. 12 months from the end of the relevant assessment year. So previous year assessment year उससे 12 months, मगर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस हमको सबको पता है 12 months एक्स्ट्रा. रीअसेसमेंट ऑर्डर अंडर 147. वंस अपॉन ए टाइम इट वाज 9 months, लेकिन अब उन्होंने उसको 1419 के बाद चेंज करके 12 months कर दिया. 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द नोटिस वाज सर्व. मतलब नोटिस का टाइम लिमिट इशू करने का है, लेकिन नोटिस इशू होगा फिर वो सर्व होगा और वहां से टाइम लिमिट चालू होगा 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इट वाज सर्व. फिर एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 12 months एक्स्ट्रा. सो रेगुलर असेसमेंट, रीअसेसमेंट. Then they have taught us a concept called fresh assessment, which can happen on 2 occasions. अगर ITAT ने आपके ओरिजिनल ऑर्डर को सेट असाइड किया है तो, या फिर आपके CIT ने ओरिजिनल ऑर्डर को सेट असाइड किया है. इसका दो क्लॉज है, ITAT एंड CIT. अंडरस्टैंड कीजिए. असेसिंग ऑफिसर ने एक ऑर्डर को पास किया और उसमें मिस्टेक है. अगर वो मिस्टेक करेक्ट हो सकती है तो ओरिजिनल ऑर्डर को सेट असाइड कैंसिल करेंगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैंसिल करने का पावर खाली 2 लोगों के पास है, CIT सादा वाला एंड ITAT. CIT अपील्स के पास नहीं. इन्होंने कैंसिल किया, फिर एओ को फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा, उसका टाइम लिमिट. अगर कभी कभी एओ ने ऐसी मिस्टेक की है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, कुछ गलतियों को करेक्ट नहीं किया जा सकता, देन फिर उसका एनलमेंट होगा, दैट इज वॉइड एब इनिशियो. दैट पावर इज अवेलेबल टू CIT अपील्स एंड ITAT. मतलब देखिए ITAT दोनों कर सकता है, कैंसल एंड एनल, बट कैंसल CIT कर सकता है, CIT अपील्स नहीं. एंड एनलमेंट CIT अपील्स कर सकता है, CIT नहीं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एग्जाम ऑल्सो. So in annulment, CIT appeals and ITAT will declare it void ab initio, no further action, story over, कोई fresh assessment होगा ही नहीं. In set aside, because the mistake can be corrected, CIT and ITAT will set aside, and once they set aside, then AO will do fresh assessment. What is the time limit? 9 months तक कट हो गया. After 1419, this has also become 12 months, और ये भी
12 मंथ्स हो गया। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां पे लिखा है इन विच द सीआईटी पासिस द ऑर्डर, और यहां पे लिखा है आईटेट कॉपी देगा, बिकॉज सीआईटी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसने जैसे ही पास कर दिया डिपार्टमेंट का टाइम लिमिट चालू हो गया, लेकिन आईटेट एक्सटर्नल बॉडी है तो उसका कॉपी आएगा, उसके बाद टाइम लिमिट चालू होगा। सो 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सीआईटी हुआ तो पासिस द ऑर्डर, आईटेट होगा तो communicate, setting aside can be done by CIT and ITET, तो fresh assessment होगा। annulment will be done by CIT appeals and ITET, तो उसमें कोई further action नहीं होगा, void ab initio। नेक्स्ट, अगर किसी हायर अथॉरिटी का जजमेंट आया उसको असेसमेंट में इंकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, सीआईटी ने किया है तो पासिस और किसी और ने किया है तो कॉपी। यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई एडिशन नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन इज ओनली इन सबसेक्शन 1, 2 एंड 3, यहां पे कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग का एडिशन नहीं है। नेक्स्ट, हम जो 150 वाले केसेस जहां पर 149 का टाइम लिमिट नॉट एप्लीकेबल है, उसका रीअसेसमेंट जो होगा दैट हैज टू बी डन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर, अगर सीआईटी ने किया है तो पासिस, किसी और ने किया है तो रिसीव्ड, और अगर फर्म के असेसमेंट की वजह से पार्टनर का असेसमेंट चेंज होता है तो 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ अगेन व्हेन द ऑर्डर ऑन द फर्म इज पास्ड और रिसीव्ड। लेट्स बी क्लियर, ये जितने भी टाइम लिमिट दिया दे आर ओनली फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की कॉपी आपको कभी भी दे सकते हैं, देयर इज नो टाइम लिमिट, द टाइम लिमिट इज टू पास द ऑर्डर, कॉपी कैन बी गिवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ दे हैव डिसाइडेड द इनकम एंड टैक्स, दैट मींस ऑर्डर इज पास्ड, उसको फेयर में प्रिंट लेके आपको कॉपी कभी भी दे सकते हैं। सर्टन केसेस वेयर टाइम लिमिट के अंदर आपको एक्सटेंशन मिलेगा, जो भी ड्यू डेट है एओ को एक्सटेंशन मिलेगा, अगर एक्सटेंशन करने के बाद में टाइम कम पड़ रहा है तो मिनिमम 60 डेज, लेकिन अगर कोई केस सेटलमेंट कमीशन से रिजेक्ट होकर आया है तो मिनिमम 1 ईयर इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। जो भी इंटरनेशनल टैक्स इलेक्टिव लिया है या न्यू कोर्स के बच्चे हो, उनको ये सिर्फ एक बार रीड करना चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल टू मेक अवर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर कोई भी असेसी जैसे नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है या जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपॉइंटेड है, अगर उसको हमको डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन देना है तो सीआईटी अपील्स आईटेट वाली जो हायरार्की है वो तो है, वी विल हैव वन मोर मैकेनिज्म कॉल्ड डीआरपी। इस पैनल में 3 कमिश्नर होते हैं, तो वो लोग सीआईटी अपील्स के पास जाते हैं या यहां पे आ सकते हैं, और अगर यहां से वो लोग खुश नहीं है देन दे कैन गो टू आईटेट, दिस इज फर्दर अपीलेबल एट आईटेट। व्हाई आईटेट, व्हाई नॉट सीआईटी अपील्स? बिकॉज इस पैनल में ऑलरेडी 3 कमिश्नर है, तो एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। सो इंटरनेशनल टैक्स के असेसिस को 2 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मिल गया, अपील मिल गया या डीआरपी मिल गया, बाकी का पार्ट आप रीड करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू असेसमेंट ऑफ सर्च केस। जैसे ही सर्च हुआ, ईयर ऑफ सर्च प्लस लास्ट 6 years, year of search last 6 years, all assessments will get abated but appeal will continue side by side. There will be a notice under section 153A asking you to file a fresh return of income even if you have already filed. Failure will attract best judgment, section number यही रहेगा, manner of 144 रहेगा, करेक्ट है। The notice के लिए there is no time limit but it has to be before the last date of passing the order. All assessments will abate but appeals will continue of last 6 plus 1 7 years. जो last 6 years का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो that cannot be revised. 7th year is year of search, वो incomplete year है तो उसका तो obviously revise करना पड़ेगा। और sometimes हम लोग 4 और साल कवर करेंगे। So year of search और 6 तो कर रहे हैं, now we will cover 4 more years, year 7, 8, 9, 10 before the year of search, 4 साल और। अगर उन 4 साल का आपका कंसीलमेंट 50 लाख और मोर है, एग्जैक्ट 50 ऑल्सो कवर्ड, इन दोज 4 years 50 लाख, बट सिर्फ 4 एसेट। कौन सा 4 एसेट? इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट। 4 एसेट्स का टोटल 50 लाख अगर वो 4 साल के अंदर हो रहा है, 7th, 8th, 9th एंड 10th ईयर, देन ईयर ऑफ सर्च प्लस 6 की जगह पे ईयर ऑफ सर्च प्लस 10, मतलब ईयर ऑफ सर्च एंड 6 इज ऑलरेडी कवर्ड। कोई भी एसेट, कोई भी अमाउंट, मोर देन 10 नेवर कवर्ड। लास्ट 4 years 7, 8, 9, 10 एक्स्ट्रा हमको अगर कवर करना है तो 4 एसेट और वो 4 साल का टोटल 50 लाख इक्वल टू हुआ तो भी चलेगा। कौन सा 4 एसेट? इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स इन अ बैंक अकाउंट। देन इट विल बिकम ईयर ऑफ सर्च प्लस 10, दैट इज टोटल ऑफ 11 years। ऑल द years विल बी असेस्ड ईयर, असेसमेंट्स कुछ भी नहीं होगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट? पहले 21 था, फिर 18 के बाद इसको 18 मंथ्स किया, 19 के बाद इसको 12 मंथ्स किया। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द सर्च वाज कंक्लूडेड और रेक्विजिशन वाज मेड, और यहां पे भी आपको वो एक्सटेंशन दिया। देन वी हैव 153C, सर्च ऑफ अदर पर्सन। अगर एक जन के इधर सर्च किया, दूसरे का बुक्स मिला, तो वो दूसरे का एओ या तो वहां पे भी वो भी सर्च करे या फिर वो उस इंफॉर्मेशन से ही उसका ऑर्डर पास कर देगा। दैट ऑर्डर विल बी अंडर 153C एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ 153A विल बी एप्लीकेबल। जो भी 153A में AO1 करता है वो यहाँ पे AO2 करेगा। इसका टाइम लिमिट इज सेम एज दैट 21, जो बाद में 18 हुआ और अब वो 12 हुआ, लेकिन कभी कभी वो सेकंड AO को डॉक्यूमेंट्स लेट मिलेगा तो उसके लिए एक और टाइम लिमिट है, विच एवर इज लेटर। दैट्स योर असेसमेंट ऑफ
सर्च केसेस, फिर हमको दिया है ये डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस आपसे पैसा मांगेगा, ऑर्डर का काम है आपका लायबिलिटी डिसाइड करने का, पैसा कौन मांगेगा? डिमांड नोटिस। बट डिमांड नोटिस के लिए नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड ऑर्डर वाज पास्ड ऑन टाइम। तो क्रोनोलॉजी को समझिए, मोटा भाई ने बोला क्रोनोलॉजी समझिए, ऑर्डर शुड बी पास्ड ऑन टाइम, कॉपी ऑफ ऑर्डर कैन कम लेटर एंड डिमांड नोटिस कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ऑर्डर टाइम पे पास हुआ है तो डिमांड नोटिस का कोई टाइम लिमिट नहीं है, पैसा भरने का बोलेगा आपको भर दो, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिमांड नोटिस कैन डिमांड ओनली दैट अमाउंट व्हिच वाज देयर इन द ऑर्डर। और अगर कंप्यूटेशन शीट के अंदर कुछ लिखा है, इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ऑर्डर। और ये जो अमेंडमेंट है ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया दैट आई विल बी टीचिंग यू इन टीडीएस वाला चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ assessment, we have rectification under two sections 154 155. this is apparent mistake, this is other mistake. apparent mistake मतलब अगर human error है, retrospective amendment है या high court supreme court, it can be a mistake in order or intimation. rectification can happen suo moto or application by assessee. suo moto करेगा तो liability increase होगा, पहुंच करना पड़ेगा, opportunity of being heard. assessee अगर apply कर रहा है तो it has to be no form no fees. गलती तेरी है तो मैं फॉर्म क्यों भरूं, फीस क्यों भरूं? you can do it online, plain piece of paper के अंदर आप कर सकते हो। दिस हैज टू बी डन विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द ऑर्डर और द इंटीमेशन विद रेक्टिफिकेशन वाज डन, एंड दिस कैन बी डन अनलिमिटेड टाइम्स। अनलिमिटेड टाइम्स, यहां पे भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदवायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पर हर बार कोई मिस्टेक होती है तो फ्रेश पीरियड ऑफ 4 years आपको मिलेगा, बट ओनली दोज मैटर्स दैट हैव नॉट गॉन इन अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस। अपेरेंट मिस्टेक ऐसे रेक्टिफाई होते हैं। और जो अदर मिस्टेक है, मतलब राइट नाउ दे आर करेक्ट बट बिकॉज ऑफ अ फ्यूचर इवेंट दे बिकेम रॉन्ग। जब पास हुआ तब राइट था, बाद में रॉन्ग बना, पास हुआ तब राइट था, बाद में रॉन्ग बना, तो उसके लिए 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच फ्यूचर इवेंट took place. That's your 154 155. And last part of assessment procedure is our liability in special cases. अगर कोई assessee मर जाएगा, is that an excuse कि सर मैं मर गया अभी टैक्स नहीं भरूं? नहीं, तेरी लास्ट से नहीं भरवाएंगे। किससे भरवाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं किया तो लीगल है, दे हैव टू डू ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइल आरओआई, पे टैक्स, बी प्रेजेंट अगर समन्स दिया है तो इंटरेस्ट पेनल्टी अगर कुछ है सब, लेकिन कभी भी अपने पॉकेट से नहीं। मैक्सिमम लायबिलिटी विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस। वो लोग कभी भी अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं पे करेंगे। एंड अगर जिंदा असेसी है लेकिन फिर भी इनकैपेसिटेटेड है, लाइक माइनर चाइल्ड, यूनेटिक इडियट, नॉन रेसिडेंट, ये लोग अपना काम नहीं कर सकते, तो इनके लिए भी रिप्रेजेंटेटिव असेसी होगा। ये रिप्रेजेंटेटिव असेसी सब ड्यूटी करेगा, फाइल आरओआई, बी प्रेजेंट, पे टैक्स। और इसका राइट क्या है? अपने जेब से अगर कुछ भरा है तो राइट टू गेट इंडेमनिफाइड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द main assessee. That's your liability in special cases, and that was our chapter called assessment procedure. Hello. Let's go ahead. Next chapter that we have is our chapter called appeals. हमको सबको पता है 4 level of appeal hierarchy होता है, CIT appeals, ITAT, High Court, Supreme Court, लेकिन हम खाली पहले 2 को appeal बोलते हैं। Top 2 are called reference because we are allowed to go to High Court only if there is a question of law. So 2 levels of appeal and 2 levels of reference. Obviously you have to follow the hierarchy. आप jump नहीं कर सकते हो, you have to comply with the form, fees, time limit requirement, वो हर एक के अंदर दिया है। टाइम लिमिट तो ट्रेडिशनली हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, 30, 60, 120 एंड 90 days. Follow the hierarchy. You have to pay the form, pay the fees and comply with all the other requirement. But सबसे मेन चीज ये 9 ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील करना अलाउड नहीं है। 234 ABC अपील करना वो अलाउड नहीं है। 264 में अगर रिवीजन पिटीशन रिजेक्ट हुआ है तो नॉन अपीलेबल, फाइनल ऑर्डर आल्सो नॉन अपीलेबल। लेकिन हमको एक चीज समझने मिलती है दैट रिवीजन अगर 264 का नॉन अपीलेबल है मतलब 263 का अपीलेबल है, और क्योंकि सीआईटी ने किया है तो किधर अपील करोगे? अगर करने वाला सीआईटी है तो अपील किधर करोगे? यू विल अपील एट आईटैट। देन इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, एआर का कुछ भी अगर होगा तो आप अपील नहीं कर सकते हो। एनी ऑर्डर ऑफ आईटैट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यू कांट अपील बिकॉज यू कैन गो टू हाई कोर्ट ओनली इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर एओ ने सीआईटी ने 273A में कोई पेनल्टी वेवर का ऑर्डर पास किया है, नॉन अपीलेबल। एंड देन 2 है 270AA वाले जिसमें आप वेवर एप्लीकेशन डालते हो फॉर पेनल्टी अंडर 270A. इफ इट इज एक्सेप्टेड देन असेसमेंट प्रोसीजर इज नॉट अपीलेबल, एंड इफ इट इज रिजेक्टेड देन द रिजेक्शन इज नॉन अपीलेबल. दीज 9 ऑर्डर्स नॉन अपीलेबल, बाकी सब अपीलेबल. एंड एज अ स्टूडेंट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? पहला, ये यहां पे इस चैप्टर के किसी सेक्शन में नहीं दिया है, इट इज गिवन इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर रिस्पेक्टिव सेक्शन. लेकिन अगर यहां पे हमको अपीलेबल ऑर्डर्स नहीं लर्न करना है तो बहुत ईजी है. एनीथिंग विच इज नॉट इन 9 इज अपीलेबल. 9 में नहीं है तो अपीलेबल. कहां पे? एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर. एनीथिंग विच इज नॉट इन 9 इज गोइंग टू बी अपीलेबल, वेयर 1 लेवल अप. सेकेंडली, व्हेन वी आर सेइंग नॉन अपीलेबल मतलब नॉन अपीलेबल फॉर असेसी एंड डिपार्टमेंट, दोनों के लिए नॉन अपीलेबल. ऐसा नहीं कि असेसी अपील नहीं कर सकता, दोनों अपील नहीं कर. थर्डली,
अगर आप अपील नहीं भी कर सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर writ petition. So 9 orders of income tax non-appealable. Apart from that, we just have to learn one by one the individual level. CIT is first level. Only assessee can go against AO. Obviously, department cannot go within 30 days. Form number 35. फीस यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे आपको सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो लात मार के भगा देगा. डिस्प्यूटेड टैक्स ही विल डिसाइड. वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में 20% वो लोग भरवा देते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं, बट वी हैव आल्सो स्टडीड अ केस लॉ पॉल्सन लिथोवर्क्स मद्रास हाई कोर्ट जिसने बोला दैट डिस्प्यूटेड में वो आपको स्टे दे सकता है, बट अनडिस्प्यूटेड यू विल हैव टू पे. इफ यू डोंट वांट टू लर्न द लिस्ट ऑफ ऑर्डर, यही तो मैं आपको अभी बोल रहा था. 9 में है डन बाय एओ, 9 में है तो नॉट अवेलेबल, 9 में नहीं है डन बाय एओ. इफ एओ हैज डन यू कम हियर. एक एक लेवल ऊपर आपको जाना पड़ेगा, एक एक लेवल ऊपर यू कैन गो. एंड अब एक छोटा सा अमेंडमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ. अब हमारे सीआईटी अपील्स का भी पूरा का पूरा काम ऑनलाइन होगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन. ई अपील्स, वी आर मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ई अपील. सेकंड लेवल ऑफ अपील आईटेट, सेकंड लेवल ऑफ अपील. यहां पे एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों जा सकता है. इसका फॉर्म फीस टाइम लिमिट, जैसे फॉर्म 35 था तो यहाँ पे 36 हो गया, फीस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टाइम लिमिट 60 डेज हो जाएगा. एवरी अदर थिंग, जैसे अनडिस्प्यूटेड तो आप पहले ही भर दियो, इधर उन्होंने बोला डिस्प्यूटेड पे स्टे मिल सकता है, बट द स्टे विल बी वैलिड फॉर 180 डेज विथ एक्सटेंशन मैक्सिमम टोटल ऑफ 365 डेज. वो भी अगर एसएससी ने 20% पे कर दिया तो. व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा, अ पर्सन हु हैज गॉट मिनिमम 7 years एक्सपीरियंस एज हाई कोर्ट जज, या फिर कोई वाइस प्रेसिडेंट. और 2 टाइप के मेंबर होंगे, लॉ बैकग्राउंड से जुडिशियल मेंबर एंड अकाउंटिंग मेंबर से, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से अकाउंटेंट मेंबर. जो भी बेंच है वो डिसीजन लेगी. एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स यू डोंट नीड टू लर्न बिकॉज अगर डन बाय सीआईटी अपील्स और डीआरपी, क्योंकि उसमें भी कमिश्नर होता है, डन बाय सीआईटी अपील्स और डीआरपी नॉट इन 9, देन यू कैन अपील हियर. एंड टाइम लिमिट तो आपको ऑलरेडी बता दिया. ये आपका फीस है, फॉर्म नंबर वहां पे सीआईटी में 35 था, यहाँ पे आपका 36 है. आईटेट इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी. स्टे ऑर्डर मैंने आपको बोल दिया. अगर आईटेट का फैक्ट के ऊपर जजमेंट है देन इट इज नॉन अपीलेबल. दैट आल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. लिस्ट ऑफ पावर्स इज गिवन इन अ टेबल एज अ समरी. इफ यू डोंट वांट टू लर्न एवरीथिंग, माय हिंट इज आईटेट की कॉलम में 2 पावर नॉट अवेलेबल है एंड सीआईटी के कॉलम में 4 पावर नॉट अवेलेबल है. ये 2 और ये 4 लर्न कर लो तो बाकी आपका काम हो जाएगा. एंड द टॉप 2 लेवल्स आर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट ओनली इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसलिए इसको रेफरेंस बोलते हैं. और सुप्रीम कोर्ट में बोला है ओनली इफ हाई कोर्ट कंसीडर्स इट एज अ फिट कोर्स, एज अ फिट केस फॉर सुप्रीम कोर्ट, देन ओनली यू कैन गो. 120 डेज, यहां पर 90 डेज. फॉर्म एंड फीस एज पर सिविल प्रोसीजर कोड दिया. एंड ऑब्वियसली ऑल द पावर्स विच आर अवेलेबल टू जूनियर्स, जैसे स्टे देना, रिजेक्ट करना, एडमिट बिलेटेड, एडमिट क्या बोलते हैं आपका, कॉन्डोनेशन देना, वो सब पावर तो ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द पावर टू रिव्यू, रिकंसिडर, रीअप्रिशिएट, दैट इज चेंज इन ओपिनियन. मतलब देखिए, एओ इज नॉट अलाउड टू चेंज ओपिनियन, सीआईटी आईटेट आर नॉट अलाउड टू चेंज ओपिनियन, रिव्यू नॉट अलाउड. सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट अलाउड. और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला मेघालय स्टील्स में कि हाई कोर्ट ऑल्सो अलाउड. मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये 2 को पावर है रिव्यू, रिकंसिडर, रीअप्रिशिएट, दैट इज चेंज इन ओपिनियन. Review, reconsider, reappreciate, change in opinion can be done by High Court and Supreme Court, but cannot be done by AO, CIT or ITET. And then we have some concluding provision. Repetitive appeals के लिए 2 सेक्शन है और एक सेक्शन 268A बोलता है अगर डिपार्टमेंट ने एक केस में अपील नहीं किया तो किसी के केस में आगे नहीं अपील कर सकते. लेकिन अगर रीजन था कि सीबीडीटी ने एक मॉनिटरी लिमिट ले डाउन किया, वो क्रॉस होता है तो ही अपील करने का. अगर उस रीजन से अपील नहीं किया तो फ्यूचर में दूसरे केसेस में अपील कर सकता है. दैट वाज आवर चैप्टर कॉल्ड अपील्स. एंड क्विकली वी विल गो टू असेसमेंट के चंक का जो लास्ट चैप्टर है. रिवीजन 2 सेक्शन में होता है, 263, 264. दोनों करेगा नॉर्मल वाला सीआईटी. मगर डिफरेंस क्या है, 263 इज अपीलेबल एट आईटेट एंड 264 में हम लोगों ने बोल दिया है नॉन अपीलेबल. जो नॉन अपीलेबल में 2 पॉइंट था, फाइनल ऑर्डर एंड रिजेक्शन दोनों इधर था. एक्चुअली 263 में आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है एंड 264 में टैक्स कम होता है. तो गोज विदाउट सेइंग ये सीआईटी ऑन हिज ओन मोशन करेगा और ये एसएससी एप्लीकेशन करेगा. अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है यू कांट अपील. फाइनल ऑर्डर में अगर टैक्स कम किया लेकिन उतना नहीं किया जितना आपको चाहिए था, थोड़ा ही किया, देन ऑल्सो यू कांट अपील. 2 केसेस, रिजेक्शन एंड फाइनल ऑर्डर, दोनों नॉन अपीलेबल, बट दिस इज अपीलेबल. एंड व्हाई आईटेट, इधर तो हायरार्की काम आता है, सीआईटी अपील सेम लेवल, इसलिए वी विल गो टू आईटेट. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 263, ऑर्डर्स विच आर प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू. मतलब एसएससी और एओ का सेटिंग था और एसएससी ने एओ ने एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास किया, इंक्वायरीज किए बिना किया, तो सीआईटी विल या तो वो खुद एनहेंस करके खत्म करेगा या सेट असाइड करेगा और एओ को बोलेगा तू फ्रेश असेसमेंट कर. दिस कैन बी ऑल्सो डन ओनली दोज मैटर्स दैट हैव नॉट गॉन in appeal. Time limit 2 years from the end of the year in which the erroneous order was passed with the all important Supreme Court judgment Elegant Finance Limited. अगर आपका कोई मैटर रीअसेसमेंट में गया है तो उसका टाइम रीअसेसमेंट से करेंगे और कोई ओरिजिनल ऑर्डर का है तो उसका ओरिजिनल ऑर्डर से करेंगे.
एनी मैटर दैट हैज नॉट गॉन इन रीअसेसमेंट उसका टाइम लिमिट आपका ओरिजिनल ऑर्डर से किया जाएगा. दिस कैन बी ऑल्सो डन अनलिमिटेड टाइम्स बट इट हैज टू बी डन विद इन द टाइम लिमिट. एंड सीआईटी कैन इंस्पेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स असेसमेंट के टाइम पे थे या बाद में क्रिएट हुए. ऑल रिकॉर्ड्स कैन बी इंस्पेक्टेड. वो आपका 263 है. 264 में हमको हमारा टैक्स कम करवाना है, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, रिजेक्ट करेगा देन ऑल्सो नॉन अपीलेबल. फाइनल ऑर्डर ऑल्सो नॉन अपीलेबल. इसलिए कोई ये प्रैक्टिकल लाइफ में करता ही नहीं है. यहाँ पे खाली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 263 में क्या बोला है, अगर एक ऑर्डर में एक मैटर अपील में गया तो दूसरे मैटर का रिवीजन हो सकता है, अदर मैटर. लेकिन 264 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक ऑर्डर, एक मैटर अपील में गया तो 264 किसी और मैटर का भी नहीं हो सकता. वंस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर है, कोई मैटर अपील में गया है, क्या ये दूसरे मैटर्स, वन मैटर हैज गॉन इन अपील, क्या अदर मैटर रिवाइज हो सकते हैं? 263 हो सकता है बट 264 नॉट अलाउड. एक बार एक ऑर्डर अपील में चला गया, चाहे ये मैटर या ये मैटर, देन 264 नॉट अलाउड. खाली 263 हो सकता है बट वो भी अदर मैटर्स का. दैट वाज योर चैप्टर कॉल्ड रिवीजन एंड दैट वाज योर chunk of 5 chapters called assessment, which 5 are a bunch of chapters: IT authorities, search and seizure, assessment, appeals and revision. I will with the target कि भाई 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हर लेक्चर को रखना है. इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा. और वैसे इंग्लिश वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने ये 5 करके लेक्चर वाइंड अप कर दिया. तो अगले लेक्चर के अंदर सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग, वो इंटरनेशनल टैक्स का चैप्टर है, पेनल्टीज, मिसलेनियस प्रोविजन, टनेज टैक्स स्कीम. अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग टीडीएस चालू कर देंगे क्योंकि टीडीएस वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर है तो चालू तो हमको करना ही पड़ेगा. बट वन थिंग इज क्लियर, मैंने आज आपके लेक्चर के बीच में एक रिक्वेस्ट किया था, तो जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनको पता तो है मैंने रिक्वेस्ट क्या किया था. प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आपको सपोर्ट कर सकूं. इट वाज ओनली अ रिक्वेस्ट और पहली बार कुछ मांग रहा हूं स्टूडेंट से. सो आई विल कॉल दिस लेक्चर एज ओवर राइट नाउ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट प्लीज.